बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 7वें सेशन के अंदर हम हाज़िर हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं आरफ मूसफ़ एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे सीनों को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सफ़ा वल्मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत अव इअतमरा फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। एकेडमी के सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहिमी सारे दोस्त जो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी का जो छठा सेशन लास्ट हमने किया उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न 2021 के हवाले से जो उसके अंदर लॉ में क्या अमेंडमेंट्स हैं, रिटर्न कब फ़ाइल करनी है, कैसे फ़ाइल करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे डेट एक्सटेंशन है, काफ़ी तफसील से सरमन सुखेरा साहब ने हमें लास्ट सेशन में उस पर बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन हमारे दी और हम आगाह किया। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो और जिसको हम जिस तरफ ले कर चलेंगे वो इसकी जो मुख्तलिफ़ प्रपोजिशंस हैं, क्योंकि स्पेशली जब दोस्त एक से ज़्यादा इनकम को क्लब करते हैं, जब उनकी कुछ इनकम नॉर्मल टैक्स की कुछ मिनिमम की होती हैं, जब उनकी इनकम जो है वो सैलरी या बिज़नेस या शेयर एओपी आपस में क्लब होती हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ मामलात आते हैं रिटर्न के अंदर। वो जो हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि असल इश्यूज़ आते हैं कि आप दुरुस्त रकम को दुरुस्त कॉलम में फ़ीड नहीं करते, थोड़ा सा लॉ नोइंग का इशू आ जाता है, थोड़ा सा फीडिंग का इशू आ जाता है कि अगर हम मुझे लॉ पता भी है लेकिन अगर मैंने उसको दुरुस्त कॉलम में ही फीड नहीं किया तो वो चीज़ हमें सिस्टम जब दिखाता है रिज़ल्ट कि यार ये तो रिज़ल्ट मैं चाहता नहीं, मेरा ये जो नेट कंपटीशन है, नेट प्रॉफिट है, चीज़ें वो उस तरह नहीं आ रही जैसे कि ओरिजिनल होनी चाहिए थी। तो उन सारे मसाइल को देखने के लिए आज हमने कोशिश की, जो हमारा आज का पूरा सेशन है ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ऑनलाइन फाइलिंग है। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो अपनी अपनी कोई भी प्रपोजिशन है जो उनके जहन में है, इंपोर्ट के रिलेटेड, एफटीआर के रिलेटेड, मिनिमम के रिलेटेड, किसी और फीडिंग के रिलेटेड, तो वो उसको बिल्कुल अपने पास नोट करें। सर पहले एक इब्तदाई सेशन देने के बाद जो उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह ऑटो भी आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो सवाल हमारा बाकी होगा वो इंशाल्लाह हम सर से करेंगे। और आज हम प्रैक्टिकल ऑनलाइन फीडिंग के साथ रिटर्न फाइलिंग और रिटर्न जो है सबमिशन को देखेंगे। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा अपने उस्ताद सरमन सुखेरा साहब से कि वो आएँ और हमें इस पर गाइड करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली हम ऑनलाइन फीडिंग और जो रिटर्न ऑफ इनकम है फॉर द टैक्स ईयर 2021 इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लास्ट टाइम कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी और जो आपको प्रायर टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, गैदर करनी है, अरेंज करनी है, पहले उनको कर लें और फिर रिटर्न पे आप आएँ। अगर आप एज ए सैलरीड पर्सन है
तो उसके लिए आप अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है आपका सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से लें, और साल में डिडक्शंस क्या हुई हैं उसके प्रूफ क्या हैं, या अलाउंसेस बेनिफिट हैं आपको तो उनकी डिटेल लें, क्या वो एग्जाम्प्ट हैं, टैक्सेबल हैं, क्या उनकी डिटेल लें। और बाकी कोई लोन शोन एम्प्लॉयर से हैं या और रिलेशन में आपको कोई ड्यूरिंग ईयर अमाउंट्स आई हैं तो वो सारी उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करें सैलरी की। सैलरी के साथ साथ आपने क्योंकि वेल्थ भी फाइल करनी है, तो वेल्थ में आप देखें कि आप वेल्थ में काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब देखें कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लाट है, या क्या चीज़ को फ्लैट है, क्या चीज़ है वो ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल क्या थी, ड्यूरिंग द ईयर क्या किया आपने, कोई सेल की डिस्पोजल की है या कोई आपने परचेज की है, उसकी डिक्लेरेशन क्या है, उस पर विद होल्डिंग भी हुई होगी, उससे भी रिकनसाइल करें। इसी तरह आपकी डिफरेंट कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, महबूब सर्टिफिकेट है, कोई दूसरे हैं वहाँ हैं, तो वो आप देखें और कौन से एसेट्स हैं। इसी तरह कोई प्राइस बांड या और चीज़ें हैं आपकी। इसी तरह कैश और बैंक को देखें, बैंक की डेबिट क्रेडिट एंट्री देखें, ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितने बैंक हैं आपके, सबको एक्यूमुलेट करें, उसमें ट्रांजैक्शन को नॉर्मल तो नहीं हुए उनको देखें, उसको रिकनसाइल करना। इस तरह फिर आप एक्सपेंस पे आ जाते हैं। एक्सपेंस आपके हाउस एक्सपेंसेस हैं, हाउस के रेंट पे है या ओन्ड हाउस है। इसी तरह आपका क्लब की मेंबरशिप है, एजुकेशन के एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग है। आजकल सारी चीज़ें जो ऑनलाइन MIS पे चलान और जो इंक्वायरी FBR इंक्वायरी है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करें। अदरवाइज भी कोई वीज़ा कार्ड है उस पर आगे कोई इन्फॉर्मेशन हुई है या आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उसको गैदर कर लें। भी यूटिलिटी के बिल्स हैं, गैस बिल्स हैं, या आपके मोबाइल फ़ोन है, या आपके बिजली के हैं, उन सारों को गैदर करें। क्लब की मेंबरशिप है, को ट्रैवल है आपका, तो सारी ये इन्फॉर्मेशन जो है जो हाँ आपने रिपोर्ट करनी, अपनी भी, अपने डिपेंडेंट की भी, और जो आपके बच्चे हैं उनकी भी, तो सारी कुमुलेट करें। कुमुलेट करने के बाद बैंक, इन्वेस्टमेंट और ये आपकी एक्सपेंडिचर और वेल्थ के डिफरेंट जो आपके हेड्स हैं, वो रेंट शेंट किराए पे प्रॉपर्टी दी है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, उसकी कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट कितनी आई, तो ये पहले इन्फॉर्मेशन सारी गैदर कर लें। तो गैदर करके फिर इसको हमने फिल करना है। सबसे पहले क्योंकि इसमें जो प्रोफाइल है, जो डाटा है वो आपने फिल करना है, तो पहले अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें। इससे पहले उसमें आपके एड्रेस है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें बैंक, बिजनेस बैंक डिस्क्लोजर भी ज़रूरी है, तो पहले उसको फिल करें। सबसे पहले अगर उसको आप रिव्यू करें, है बेटा इसमें प्रोफाइल देखें, तो ये प्रोफाइल है आपका, तो इसमें पर्सनल डाटा है, सोर्स है, ये आपने सारी चीज़ें जो है पर्सनल डाटा में आपका इनकम सोर्स क्या है, बिजनेस है, एड्रेस क्या है, यूटिलिटी कनेक्शन क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है आपका, और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑथोराइज में फ़र्क है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में जैसे कोई एजेंट हो सकता है, आप बाहर हैं तो आपका कोई रिलेटिव या वो हो सकते हैं, तो ऑथोराइज जो कंसल्टेंट होते हैं जिस तरह हम लोग हैं वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको आप पावर अटॉर्नी नहीं देते। तो इसी तरह आपका कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की पार्टिकुलर लिखें। अगर आप सैलरी हैं तो आप देखेंगे कौन सी कंपनी है, कौन सा आपका एम्प्लॉयर है, उसके पार्टिकुलर लिखें। अटैचमेंट कुछ करनी है, बाकी ये रजिस्ट्रेशन का डाटा है। एविडेंस ऑफ 181 फॉर्म जो है वो आपने पार्टिकुलर चेंज के इसमें देने। एविडेंस ऑफ टेंडेंसी, आपने अगर रेंट किराए पे घर दिया हुआ तो उसका दें। यूटिलिटी बिल्स और एग्रीमेंट जो है वो दें। उसके बाद पेड यूटिलिटी बिल बिजनेस प्रेमिस की नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, ये आप देखें। बाकी देखें नेचर ऑफ बिजनेस है इसमें, नेम ऑफ बिजनेस जो है इसको अपडेट करें। अपना कोई पर्सनल एड्रेस है तो पहले ऊपर पर्सनल डिटेल भी देख लेना है बेटा। यहाँ से ये पर्सनल डिटेल, अपनी ईमेल, ये वो सारी चीज़ें आप अपडेट करें, क्योंकि इससे आपकी जुरिडिक्शन भी बदल सकती है। आपने एड्रेस कहीं और का दे दिया, पहले को पुराना है तो जुरिडिक्शन कहीं और चले जाए। ईमेल आपने किसी और का दिया हुआ है तो वहाँ मेल जाएगी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन जो होगा, जितने नोटिस सर्विस होगी वो सारी ऑनलाइन होगी IT में। तो इस वक्त ठीक है, तो मैंडेटरी वही कंप्लायंस है 100%, वो लीगल और वैलिड और प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 218। कि आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मोड कम्युनिकेशन होगी वो वही काफ़ी है, सफिशेंट है। उसी में ऑर्डर आएंगे, उसी में सारी कॉरस्पॉन्डेंस होगी। तो इसलिए ये आपकी ईमेल जो है वो आपकी ऑपरेटिव और अपनी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी की ना। एटलीस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन आप अपने पोर्टल पे चेक भी कर सकते हैं जो भी नोटिस या कॉरस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहले ये डाटा जितना भी है इसको आप अपना अपडेट कर लें, पर्सनल डाटा अपडेट करें।
फिर इनकम वाला इनकम सोर्स आपके क्या क्या है उसको अपडेट करें, फिर दूसरे को करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और बिज़नेस अकाउंट तो क्योंकि मैंडेटरी, अगर नहीं करेंगे तो उसमें पेनल्टी भी है, और जितने बिज़नेस अकाउंट्स हैं वो एटलीस्ट वो डिस्क्लोज करना है अंडर सेक्शन 114A के तहत। तो पहले ये प्रोफाइल जो है एटलीस्ट ज़रूर अपना जो भी इसमें है, नेशनलिटी है इसमें, रेजिडेंट ना रेजिडेंट या दूसरी चीज़ें, एक्टिव स्टेटस है, दूसरी सारी चीज़ें आप चेक कर लें। चेक करने के बाद इसको अगर इसमें अपडेशन होने वाली है तो उसको अपडेट कर लें, ताकि इसके मुताबिक फिर आपकी आगे साल जो है अदरवाइज वो सारा कम्युनिकेट होगा, उसके मुताबिक चलेगा। क्लियर जी? अगर बिजनेस बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस? तो लास्ट टाइम बताया था कि उसकी पेनल्टी भी होगी। 114 के तहत आपको ये अपना बिजनेस बैंक अकाउंट है वो ज़रूरी सितंबर तक आपने क्लियर करना है। वो ऑल अकाउंट नहीं, जो पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे और वो आप बैलेंस शीट में शो करेंगे और यहाँ शो नहीं करेंगे उसको, तो उसको शो करना जो है सिर्फ यहाँ डिस्क्लोजर होगा। और जो आपकी बिजनेस बैलेंस शीट होगी जहाँ कैश, बैंक और बाकी एसेट लिखे जाते हैं वहाँ आप लिखेंगे, उसको पर्सनल वेल्थ में नहीं लिखना। पर्सनल वेल्थ में वो इन ल्यू ऑफ बैंक अकाउंट जो एसेट्स हैं बिजनेस के और लाइबिलिटी इन ल्यू ऑफ दैट वहाँ कैपिटल होगा। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लाइबिलिटी जो डिफरेंशियल होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का जो नेट होगा जो वो आपकी वेल्थ में होगा। अगर आप शो नहीं करेंगे तो पहले उसके कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट हो सकते हैं। पहले जो था, पहले इस तरह करते थे 111 आपका जो सेक्शन है उसके तहत कोई भी कंसीलमेंट हो तो उस पर एडिशन हो सकती है 111(1)D में। कोई भी अमाउंट कंसील्ड हो, बैंक हो, उसमें जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी वो ऐड कर देंगे, और डेबिट उसमें से ले लेंगे कि ये आपके एक्सपेंडिचर है या अदरवाइज कोई चीज़ें हैं तो वो उसकी भी एडिशनें हो सकती हैं। तो इसलिए कंसीलमेंट में एक तो आपकी इनकम में ऐड हो सकते हैं, और इनकम में ऐड होंगे तो उस पर टैक्स हो सकते हैं और फिर पेनल्टियाँ भी लग सकती हैं। 100% पेनल्टी भी है कंसीलमेंट की, तो कंसीलमेंट पेनल्टी भी होगी, एडिशंस भी होगी और प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। तो इसलिए बैंक अकाउंट आप डिस्क्लोज करें, डिस्क्लोज करेंगे तो फिर ही वो फॉर्म पार्ट आपका बैलेंस शीट होगा और माना जाएगा। पहले ये होता था कि जब कभी किसी का अकाउंट पकड़ा जाता था तो लोग बाद में बैलेंस शीट अपनी बना लेते थे और उसमें उसको रिपोर्ट कर देते थे कि ये तो जी ये हमारा बैंक जो है ये तो बिजनेस बैंक अकाउंट है, ये पर्सनल है ही नहीं। पर्सनल होता तो हम वेल्थ में शो करते, तो इसलिए वो फिर उस वहाँ शो वो बैलेंस शीट का पार्ट बना के और अपनी लाइबिलिटी और एसेट को अकॉर्डिंगली रजिस्ट करके और कैपिटल के साथ रिकनसाइल कर देते थे जो रिपोर्टेड था इन द वेल्थ स्टेटमेंट। तो इसलिए उसको कैपिटल अगर ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन, अगर हम लोग सैलरी की तरफ आते हैं या अदर इंडिविजुअल की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो उसमें पर्सनली जहाँ सैलरी होगी बिजनेस नहीं होगा तो बिजनेस बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, ठीक है। जहाँ बिजनेस होगा तो बैलेंस शीट होगी, बिजनेस नहीं हो, बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी। तो इंडिविजुअल एक सेपरेट समझा जाता है, बिजनेस को एक सेपरेट समझा। बिजनेस के अपने एसेट होते हैं, अपनी लाइबिलिटी होती है और एक्सेस जो है वो कैपिटल होता है, वो कैपिटल प्रोप्राइटर ने कंट्रीब्यूट किया होता है। अब बिजनेस को बिजनेस बारो भी कर सकता है, एक तो सप्लायर के लोन उसने देने, बैंक के लोन देने, उससे उसने एसेट जो टोटल है कैश बैंक सारे वो फाइनेंस है बाय द प्रोप्राइटर एंड द आउटसाइडर। जितने भी आपके एसेट्स हैं उसमें प्रायोरिटी राइट किसका है? क्रेडिटर का है, लेंडर का है। पहले उसको पेमेंट होगी जब लिक्विडेट होगा, और डिफरेंशियल जो आएगा रिस्क क्लास के साथ वो फिर प्रोवाइडर का होगा। तो इसीलिए बिजनेस में बिजनेस एसेट लायबिलिटी और बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया जाता है। जैसे आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस को एक सेपरेट समझा जाएगा, आपको एज ए इंडिविजुअल सेपरेट समझा जाएगा। आप अपनी वेल्थ देंगे, एसेट लायबिलिटी जितनी है, और बिजनेस आप अपना एसेट लायबिलिटी होगी, और एसेट लायबिलिटी का जो डिफरेंशियल होगा वो आपकी तरफ से कैपिटल होगा। बिजनेस ने समझे, बिजनेस ने आपको वो वापस देना है। आप बिजनेस के क्रेडिटर हैं, जैसे आप दूसरों को कहते हैं कि वो मेरा क्रेडिटर है, लेंडर है, बैंक है, तो बिजनेस आपको भी समझेगा क्रेडिटर। आप इनसाइडर क्रेडिटर है, बाहर वाले आउटसाइडर क्रेडिटर, ऐसे समझिए। इसलिए ये आपने जो बैंक अकाउंट है 30 सितंबर तक उसकी जो 100 पहले तो 10A है, 2 सेक्शन 2 का 10A
वो नई डेफिनेशन आई है कि बिज़नेस के लिए जो यूज़ होगा, जिसमें बिज़नेस ट्रांजैक्शन होंगे, तो वो बिज़नेस अकाउंट होगा। और दूसरा 114A है, उसके तहत उसको उस बैंक अकाउंट को इसमें डिस्क्लोज़ करना होगा अपने 30 सितंबर 2021 तक। तो इसीलिए प्रोफाइल पहले चेंज करके इसमें जो भी अपडेशन होने वाली है पहले इसको कंप्लाई विद कर लें, और फिर उसके बाद बाकी मैंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, एसेट की मूवमेंट है, सेल परचेज है, कोई इन्वेस्टमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, या कोई और चीज़ें एक्सपेंडिचर है डिफरेंट मैंने कैटेगराइज किए, उन सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। जितनी यूटिलिटीज़ हैं उनको भी आप मंथ वाइज अरेंज कर लें और मंथ वाइज टेबल बना लें टोटल, ताकि जो आप रिपोर्ट करें उससे डिसएग्री ना हो या आपस में डिफरेंसेस ना हो। इसी तरह जितनी भी विद होल्डिंग है MIS से अपनी निकाल लें, और इसी तरह जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी वाला FBR इंक्वायरी, वहाँ से भी विद होल्डिंग सारी निकाल लें, और जो आपके पास अपना रिकॉर्ड है या बैंक में विद होल्डिंग हुई है वहाँ से भी टोटल कर लें, और सेक्शन वाइज उसको टेबल बना लें, अरेंज कर लें, ताकि कोई चीज़ ओमिशन में ना आ जाए, रह ना जाए, क्योंकि लेटर ऑन उनके पास विद होल्डिंग का डाटा कंप्लीट होता है, और वहाँ से फिर आपको वो देखेंगे कि कौन से आपने क्लेम किए हैं विद होल्डिंग, कौन से नहीं क्लेम किए, या उसके करस्पॉन्डिंग एसेट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कौन से आपने क्लेम नहीं किए। तो अकॉर्डिंगली वहाँ से वो पकड़ के वो एडिशंस आपकी सेक्शन 111 में कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोरिलेट करें कि विद होल्डिंग को एक्सपेंडिचर के साथ, एसेट को एक्सपेंस के साथ, या इनकम को लायबिलिटी के साथ। तो ये बेटा है, ये MIS है। तो MIS में यहाँ आपका कहाँ डाटा इसमें पड़ा होता है, इसमें डाटा शेटा कहाँ फिल, ये पेमेंट डिटेल है, यहाँ सारे आपका खोल सकते हैं। यहाँ से आपको अपना नाम शाम डालें तो डेट वाइज वो सारा आपको इस बेटा खोलें किसी का। वो लास्ट टाइम जो डिस्कस हुआ था ना, वो बैंक अकाउंट आपने कहा था 181 फॉर्म पे अपडेट करना है। जी उस पर करना है, नया है तो उस पर करना है डिस्क्लोज, हाँ 181 पे ही करना है। यहाँ भी आप चेंज, यहाँ भी बैंक अकाउंट लिखे हैं ना, यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ तो यहाँ सारे भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद बार रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ सारे भी आप कर सकते हैं। 181 में अगर आपने न्यू टैक्स पेयर है तो ओरिजिनल में अमेंड करेंगे, आप एग्जिस्टिंग है तो उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, 181 में लॉ में 181 में ही है। प्रोफाइल में हमने दिए थे बैंक अकाउंट, अब मैं 181 का फाइल खोलता हूं, वहाँ बिजनेस अकाउंट, उसमें बिजनेस अकाउंट देना मैंडेटरी है। उसमें आ चुके हैं सारे, हैं सारे आए उसमें, सबमिशन तो बाद है उसकी, चेक कर लेना, नहीं आया हो सकता ना आया हो। लेकिन इंफॉर्मेशन सारी वहीं पर मौजूद है। किसकी? पर्सनल और चीज़ है, बिजनेस और है। पहले पर्सनल और बिजनेस को आप सेग्रीगेट कर लें, क्योंकि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे 10 अकाउंट हैं, कौन से मेरे पर्सनल हैं, कौन से बिजनेस है। जो पर्सनल है वो आपने वेल्थ में शो करने हैं और उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करने चाहिए। ठीक है, जो बिजनेस है उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, वो पर्सनल वेल्थ में नहीं होंगे। वो आपकी बैलेंस शीट बिजनेस बनेगी, वहाँ उसको आपने रिपोर्ट, उसके जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे 30/6/2021 को, उसमें क्लोजिंग बैलेंस होगा कि ये 1 2 3 4 मेरे बैंक हैं, क्रेडिट इतने इतने इनके बैलेंस डेबिट या क्रेडिट है, और बैलेंस शीट में आप शो करेंगे। उसको जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें आपने शो नहीं करना। क्लियर? पहले ये देख लें कि आपने खुद आइडेंटिफाई करने के ये मेरे पर्सनल हैं, ये मेरे बिजनेस हैं। बिजनेस वालों के लिए डिक्लेरेशन 181 में ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वो नहीं करेंगे तो उसके लिए पेनल्टी भी है, एडिशन भी है, दूसरी चीज़ें। लेटर ऑन आप बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, करेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है जी, वेल्थ वाले तो देने ही देने। तो जो पर्सनल डाटा है उसमें आप सारे बैंक भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, सारे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी शो कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी है कि उसको ज़रूर शो करना है। शो करेंगे तो वो आपको एक्नॉलेज करेंगे इन योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपने देनी होती है ना, समरी उसमें, तो उसमें आप बैंक्स लिख देते हैं टोटल, लेकिन यहाँ डिस्क्लोज हो कौन सा HB है, नेशनल बैंक है, पंजाब बैंक है, कौन है, क्या नंबर है, और आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये पर्सनल एसेट है मेरा, पर्सनल नहीं वो बिजनेस बैंक अकाउंट है, वो आइडेंटिफाई होगा। क्लियर जी? क्योंकि वहाँ 114A में और 210A में 181 का रेफरेंस है, तो इसीलिए उसकी जो अमेंडमेंट है या आपने जो चेंजेस करनी है या मॉडिफाई करना है वो आपने रेलेवेंट जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करना है। बाकी यहाँ जितने मर्जी अकाउंट आप मेंशन कर दें प्रोफाइल में।
इसी तरह इंक्वायरी वाला एक देख लें, MIS, MI से देखें पहले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी कि जिस किसी ने भी विद होल्डिंग की है वो आप सेक्शन वाइज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेक्शन वाइज अरेंज कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपने पीरियड भी देख सकते हैं कि किस पीरियड से वो रिलेट करते हैं। आपका फर्स्ट डे आप जुलाई 20 से लेके 30 जून 2021 तक के सारे आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके टोटल जो आपके रिलेटेड है अपना NTN या इन्फॉर्मेशन डालें, डाउनलोड करें, फिर उसको सेक्शन वाइज अरेंज कर लें और आप एक्सेल पे उसको लेके जाएं, वहाँ आप उसका वो लगाएं जो सॉर्टर होता है, सॉर्टर लगा के आप सेक्शन वाइज अरेंज कर लें, हर सेक्शन के आपको अलग-अलग मिल जाएंगे, और उसी तरह फिर वहाँ से आप दे सकते हैं कौन सा एडजस्टेबल है, कौन सा मिनिमम है और कौन सा फाइनल है, फिर उसको आगे कैटेगराइज कर लें। क्लियर जी? पहले सॉर्टर लगाएं, जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर आपकी विद होल्डिंग हुई है इसमें देखें आपके रिकॉर्ड के मुताबिक कितनी है। बाद दफ़ा किसी ने नहीं जमा कराया तो आपने सर्टिफिकेट लिया है नहीं लिया, उसको आप अपने मैच करें, पहले सारे यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके फिर उसको सेक्शन वाइज पहले पीरियड स्पेसिफाई कर लें, टोटल डाउनलोड करें, फिर आप अपना पीरियड देखें। मेरे पीरियड पिछले पीरियड के बाद आज तक के भी आए होंगे, उसमें से जो 30 जून के बाद वाले हैं उसको अलहदा कर दें, या पिछले 30 जून से पहले वाले हैं उसको अलहदा कर दें, रिमेनिंग रह गए आर रेलेवेंट टू दिस टैक्स ईयर। अब दिस टैक्स ईयर के आपके जितने चलान है देख लें वो किस किस पार्टियों के, उसको पार्टी वाइज भी आप कर सकते हैं, पार्टी वाइज करके फिर सेक्शन वाइज कर लें, सेक्शन वाइज फिर आगे उसको आगे फर्दर देख लें कि इनमें से कौन से मिनिमम है। सेक्शन जब मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये मिनिमम है, ये वाले एडजस्टेबल है और ये वाले आपके फाइनल है। उसके मुताबिक फिर अब एक आपने ये कर लिया, और साथ ही इम्पॉर्टेंट है और किस चीज़ पे डिडक्शन हुई है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। यही नहीं कि ये इधर क्लेम कर लें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ना क्लेम करें, उधर जहाँ आपने कोई परचेज की हुई है ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ना किया हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर भी उसके सामने लिखें, और सामने जहाँ इसको टिक किया है, क्लेम किया है, मिनिमम किया है, साथ उसको भी टिक करें कि इसको मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस में पर्सनल में किया है या बिजनेस में किया है या कहाँ किया है, या एसेट बिजनेस एसेट में किया है या जो पर्सनल एसेट है उसमें क्लेम किया है, तो उसको और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपकी वेल्थ में, बैलेंस शीट में या रिटर्न के इनकम में या एक्सपेंस में वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट हो। नहीं इनकॉर्पोरेट होगी तो मिसिंग होगी, मिसिंग लिंक होगा तो वो पकड़ लेंगे, फिर वो एडिशन में आ जाएगा। क्लियर? इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है जो खास तौर पे सरकारी महकमे है, इसमें से सरे फ्रिज देखा जाए तो कैंट बोर्ड है, उन्होंने जो डिडक्शन के सर्टिफिकेट दिए हैं उसमें लाखों रुपया उनको लिख के दे दिया कि हमने इतना काट के जमा कराया, जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो उसका आधा भी नहीं होता। वही मैंने ज़्यादा कह दिया, वो कराते ही नहीं है वहाँ, यहाँ से कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो जमा करवाए हुए हैं, जिसने नहीं आया है वो तो नहीं आएगा ना इधर, तो आप अपनी बुक्स में देखें कि वो कितने हैं, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस से सर्टिफिकेट लें या उनसे CPR मंगवाएं या जो भी वो अपना मैनेज करें, क्योंकि आपने क्लेम कर नहीं, ये तो इसका तो CPR होगा ना, जो CPR है तो वो तो सबसे ऑथेंटिक है, CPR हो गया, डेट भी होगी, सब कुछ हो गया, इसमें तो आपको फर्दर एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब एफर्ट्स आपने देखना है कि मेरे अकाउंट्स या मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक तो टोटल इतनी डिडक्शंस है, इतने मैंने क्लेम करने हैं, यहाँ इतने हैं, ये निकाल दें उसमें से, ये पार्टी वाइज भी अवेलेबल है, पीरियड भी है, ईच एंड एवरीथिंग है, CPR भी है, तो ये तो वेरीफाई हो गए। अब बाकियों पे आ जाएं, बाकी आपके पास रिकॉर्ड होगा, आपने कंसल्ट करें कि किस किस ने काटा हुआ है, उससे सर्टिफिकेट लें या उससे CPR लें, उसको उससे देखें क्या करना है या आगे करना है। ज़ाहिर अगर आप देंगे तो फ्यूचर में आपसे मांगेंगे, फिर वो जमा नहीं होगा, फिर उस पर आगे मसला बढ़ेगा, वो कहेंगे इस पीरियड में तो है नहीं, वो तो जमा हुआ है अगले पीरियड में, फिर आप कहेंगे जी ये सर्टिफिकेट तो इस पीरियड का है, वो कहेंगे जमा नहीं हुआ, आप इसका क्रेडिट नहीं देते, आप क्रेडिट करेंगे आपकी लायबिलिटी निकाल देंगे, लायबिलिटी का उनके अगले साल में क्लेम कर लेना जहाँ जमा हुआ है, यहाँ पैसे दे दें, तो इसलिए उसको क्लेम ना करें, अकाउंट फार करें, उसको रिसीवेबल में या उस एसेट में अपना शो कर लें कितने डिडक्शंस हुई है, तो यहाँ क्लेम ना करें, तो अगले में जहाँ वो हुई हो वहाँ पे अगले में आ जाएगा यहाँ। तो फिर इसी तरह इस साल के पिछले वाले आगे होंगे जो अगर आपने क्लेम नहीं किए हुए,
तो हो सकता है इस साल में हो, लेकिन लेट पिछले साल से हो, तो उसको अपनी बुक्स में या जहाँ एडवांसेड डिपॉजिट डिडक्शन होती हैं वहाँ इनकॉर्पोरेट कर लें, और रेलेवेंट जिस पीरियड में हो उस यूजुअली जनरली तो जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो विद रेफरेंस टू टैक्स ईयर होते हैं। यहाँ पेमेंट बेस होते हैं, जिस साल की ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट होगी आप टैक्स उसी में ही उसको क्लेम कर सकते हैं। सर इसमें अक्सर ऐसे भी होता है, भाई की बात बिल्कुल ठीक है, जब सर्टिफिकेट वगैरह इशू किए जाते हैं ना उसमें डिडक्शन एंड डिपॉजिटेड का वर्ड यूज किया गया होता है। ठीक है, सही है। एक्चुअली डिडक्शन होती है विद इन गवर्नमेंट को, तो विद इन 24 आवर जमा कराना होता है, दूसरों को 7 डे या 15 में जमा कराना होता है। डिडक्शन कर लेते हैं वो जमा नहीं कराते, लेकिन जिसका डिडक्शन हुआ होता है उसका तो क्लेम बनता है। लेकिन क्लेम करने के लिए वो आपसे अगर जब क्लेम भी करेंगे तो उसके पार्टिकुलर पूछेगा CPR दें, CPR आपके पास नहीं होगा तो कैसे फीड करेंगे, तो आप क्लेम ही नहीं कर सकेंगे। या उन्होंने बुलाया पुलिस डिपार्टमेंट में या CCP ऑफिस में कई ऑफिसर्स हैं, उन्हों की मैंने जब वो इधर से डिडक्शन देखी तो सर्टिफिकेट में प्रॉपर डिटेल दी हुई है और सिर्फ जमा हुआ है वो सिर्फ 1 महीने का जमा हुआ है, लेकिन CPR नहीं वहाँ इसका करना क्या है। मैं कहा सर वो तो इतना ही आ रहा है, अगर आप कहते हैं तो मैं सैलरी पूरी डाल देता हूँ, बट बाद में वही कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। देखें सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, लिखें CPR लिखा नहीं होता, ठीक है। सर्टिफिकेट वैलिड वही है जैसे CPR लिखा हो, तो CPR तो होगा तो फिर तो जमा हुआ है, ठीक है ना। उसमें लिखा होता है इतना डिडक्शन इतनी अमाउंट, ये वो CPR है ही नहीं भाई। पार्टी वाइज CPR लिखा होगा तो फिर इधर भी आया होगा, तो क्योंकि वो CPR है नहीं तो इट मीन्स वो जमा नहीं हुआ ना। तो जब जमा होगा तो फिर आप क्लेम करेंगे। वैसे आप क्लेम कर लें तो फिर वो डिपार्टमेंट वाला आपको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आप कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्लेम कैसे करेंगे, वो CPR मांगेगा तो वो कर नहीं सकते। अदर का हेड है, अगर अदर का हेड है जहाँ वैसे आप कोई कर सकते हैं तो वहाँ फिर आप डाल सकते हैं, फिर उस पर कंटेस्ट आप कर सकते हैं कि ये भी मेरी डिडक्शन थी जी, उसके करस्पॉन्डिंग चीज़ें भी डाली हो आपने, और कहें ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, मेरे पास वैलिड है और मेरा क्लेम बनता है, उसने नहीं किया तो ये उसका फॉल्ट है। क्लियर जी। लेकिन उसके लिए यहाँ आप फीडिंग कर सकते हो, अदर का कोई हेड हो डिडक्शन एडजस्टेबल में या फाइनल में या उसमें जहाँ आप उसको अरेंज करके कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। यूजुअली नहीं है वो CPR नंबर मांगता है। क्लियर जी। तो इसलिए जिस साल में होगा उसी साल में आप करें। इतनी एक्सेस डिपार्टमेंट नहीं दी कि ऑप्शन में डाल के करें, पहले चलती रही है। अब उन्होंने बाकी कई जगह पे अदर था तो अदर में लोग जो कुछ भी नहीं होता सारा अदर में डाल लेते, तो अब उन्होंने कहा ये तो सारा कोई अदर में बात चेक करते, अदर फिर चेक नहीं होता था, वेरिफिकेशन नहीं होती क्योंकि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो अब तो उन्होंने कहा हर चीज़ इधर ही, रियल टाइम इनवॉइसिंग वेरिफिकेशन सिस्टम भी है, तो इधर ही सारा डाटा चैटा हर चीज़ मोस्टली इधर इलेक्ट्रॉनिकली उसको वेरीफाई और चेक हो जाए। क्लियर जी। ये आपका विद होल्डिंग जो है सारे पार्टिकल MIS में यहाँ करके ये इसको आप कर लें। इस इंक्वायरी वाला बेटा ये FBR इंक्वायरी खोले, तो ये भी अच्छा है। ठीक है ना। दोनों को आप यूटिलाइज करें। पहले फाइल करने से पहले यहाँ से अपना डाटा सारा गैदर करें ताकि वो उसको अपनी फाइल बना लें, फिर उसमें आप उसको अरेंज कर लें, लिस्टिंग कर लें, फिगर भी और टैक्सेस भी, और फिर टिक करते जाएं, उसमें लगा लें कि कौन सा मैंने कर लिया कौन सा नहीं किया, अमाउंट्स भी, टैक्स की भी, करस्पॉन्डिंग अमाउंट भी। जब सारी टिक हो जाए रिटर्न में तो फिर समझ लेंगे भाई ये हो गया। MIS और ये मेरा ख्याल है सर ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये दोनों ही ऑथेंटिक है। उसमें CPR आ जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या ऑथेंटिक होना, ठीक है ना। दोनों अपनी जगह पे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है आप कलेक्ट कर सकते हैं, कर लें। बजाय से कहेंगे ये ऑथेंटिक है ये अनऑथेंटिक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी ये नहीं लेनी, तो कलेक्टिव सारी ले लें, सारी को इनकॉर्पोरेट कर ले ना। इसमें आपकी वेल्थ शर्त भी शो की होती है उसने, तो आप देख लें कि वेल्थ है भी कि नहीं। बाद वो कहेंगे ये वेल्थ नाम है, गाड़ी आपके नाम है, यहाँ गाड़ियाँ आपने बिजनेस में शो की होंगी, उसने आपने के पर्सनल नाम होगी, कल को नोटिस देगा ये वेल्थ उसको नज़र नहीं आएगी उधर, वो कहेगा ये आपने शो की नहीं की। तो इसमें जितनी आपकी पुरानी एसेट्स होंगे हो सकता है आपने डिस्पोज आप भी कर दिए हो, इधर अपीयर हो रहे हो,
तो आपने परचेज की हो, एडवांस की हो, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप स्टैम्प पेपर लेते हैं, आप वो भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, उसको भी आप चेक करेंगे कि क्या था, उससे पूरे पार्टिकुलर्स होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये इसमें क्या क्या बेटा, एक एक करके खोलें इसमें क्या, वही खुलेंगे जो एंट्री है वो ये विद होल्डिंग है, ये इधर से आप देख लें, उसमें तो सिर्फ विद होल्डिंग की हद तक थी, इसमें एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन भी है, ट्रैवलिंग भी है, इंपोर्ट डिक्लेयर, इसके बाद प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन भी है, व्हीकल भी है। उनकी एंट्री नहीं है, उनकी एंट्री नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा, अभी डाटा नहीं फीड हुआ। अच्छा, लास्ट टाइम ये थी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैवलिंग की मिलती थी, और इसकी बोर्ड होती तो इसमें आनी थी, इसकी बोर्ड ही। अच्छा, इसकी नहीं है, वैसे बात करें तो आप अपने मकसद ये यहाँ पढ़ने का ये है कि इस क्लाइंट की नहीं है, जिसकी है आप सारों को खोलें बारी बारी, अपनी इंफॉर्मेशन लें, जिस क्लाइंट की कर रहे हैं उसकी होगी तो आएगी, नहीं होगी तो कहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। इसको बारी बारी स्टार्ट से लेके ITST एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन को एक्सपोर्ट की है तो यहाँ से उसके पार्टिकुलर एक्सपोर्ट होंगे, डिडक्शंस होंगे, उसको जो फाइनल डिस्चार्ज में आपने रिपोर्ट देना है फाइनल में, वहाँ ये रिकनसाइल कर लें, उधर भी रिकनसाइल करने थे, इधर भी इधर ट्रैवलिंग की है, टिकट शिकट पे डिडक्शन है या दूसरी कोई है, जो फॉरेन ट्रैवल कहाँ है या अदरवाइज पैसे बाहर भिजवाए हैं एजुकेशन के दूसरे, वो सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम तो आती थी। इंपोर्ट की है, इस तरह प्रॉपर्टी है जो आप एसेट आपने डिक्लेयर की है वेल्थ में, उसके इमूव प्रॉपर्टी की सारी वो डिटेल दे देगा, ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है, सेल की, उसकी भी दे देगा, कोई डिडक्शन विद होल्डिंग होगी, अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो वो यहाँ से आप रिकनसाइल करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एज ए वार्निंग भी दे दी है कि ये है जी आपके पास, फिर भी आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो फिर तो कंसीलमेंट बनती है ना। दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पोर्टल पे रख दी है कि ये वाली है, यहाँ से आप दे सकते हैं कि ये वाली मेरी जेन्युइन है या ये वाली मेरी एक्चुअल है ही नहीं, किसी और की है, या गाड़ी है आपने 5 साल पहले बेच दी है, उसने अपने नाम ट्रांसफर ही नहीं कराई, अभी तक आपके नाम पड़ी हुई है, तो यहाँ से आपको पता चल जाए, आपको कहेंगे ट्रांसफर करो अपनी गाड़ी, उधर मेरे नाम ही अभी चल रही है, तो आपको नोटिस आ सकता है। तो इसलिए इसको आप अपना जो भी क्लाइंट है या अपने खुद, तो ये 2 वाला एरिया जो है, ये इंफॉर्मेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए और क्रॉस रिपोर्टिंग के लिए आप ज़रूरी इसको ले लें, ठीक है। इसमें गाड़ियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग है, विद होल्डिंग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्टिंग है। तो पिछले साल तो एजुकेशन का भी था, एजुकेशन में विद होल्डिंग होती थी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आती थी, और MIS उधर तो आएगी ना, विद होल्डिंग वाली सारी उधर आ जाएगी। एडवांस टैक्स 236C का काटते हैं ना प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे, जी जी, वो उधर नहीं आता, इधर शो होता है। चले जहाँ दोनों, मैंने इसीलिए कहा है कि जहाँ भी है विद होल्डिंग, यहाँ भी है विद होल्डिंग, ये इधर भी विद होल्डिंग है, वहाँ चलान की डिटेल है सारी CPR के साथ ना, तो आप इधर भी देख लें उधर भी देख लें, कोई आपस में मैच कर लें, मिस मैचिंग है तो एक जिसमें ज़्यादा है वो प्लस दूसरे वाले लेके टोटल अपना बना लें, फिर भी मैच नहीं करेगा तो फिर अपने बाकी क्लाइंट देख लें कि किसने जमा नहीं कराए, अपना असल रिकॉर्ड भी देखना, असल भी देखना है, सिर्फ इसी पे नहीं रहना है। FBR ने कहा मेरे पे न रहना, लेकिन अपना रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक भी आप कर लेना। बेसिक इसमें एक इशू आ रहा है, ऐसा है कि मिसाल प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है, अभी टैक्स ईयर 2022 स्टार्ट हो गया, मैंने अभी परचेज की है, लेकिन जब वो रजिस्ट्री जो प्रोसेस करते हैं, वो जब चालान जमा करवाते हैं एडवांस टैक्स का या होल्डिंग टैक्स का, तो वो जो टैक्स ईयर सेलेक्ट करते हैं वो 2022, वो भी 21 का ही अभी करेंगे। अच्छा, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, सही मैं बता रहा हूँ ना, देखें प्रॉपर्टी जब आप बेचते हैं तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है ना। हो सकता है आपने जून में एग्रीमेंट टू सेल किया हो, अब एग्रीमेंट सेल पे बाद आप 100% पेमेंट कर सकते हैं, या हो सकता है आप पार्ट पेमेंट 10% 5% पेमेंट कर दें, ठीक है ना। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है एग्रीमेंट टू सेल के लिए स्टाम्प आज निकालेंगे, आप जून में निकालेंगे, तो बाद की रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो आप सब्सिक्वेंट अगले जुलाई में या पूरे साल में करेंगे, और उसके बाद आप जो उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो देंगे, इनकम टैक्स भी देंगे, वो सारे अगले साल में होंगे। अब उसके बाद फिर जब आप जमा करा रहे हैं
तो जो टैक्स जमा करा रहा है, चालान जमा करा रहा है, वो भी विजिलेंट होना चाहिए कि उसमें टैक्स ईयर क्या लिखता है। हो सकता है पिछले साल का लिख दे वो, ठीक है। उसने अगर ये इशू आ रहा है ना, भाई इश्यू तो लिखने वाले पे है ना, चालान जमा कराने वाले पे। वो गलत लिखेगा तो गलत आएगा, या उसकी करेक्शन कराएं, उसका भी प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ठीक है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसको फिर आपको करेक्शन कराना पड़ेगी ना। वो फिर आपको ऐसे इफेक्ट नहीं देगा, इधर 2019 आ जाएगा, लेकिन जमा हुआ है, डेट उसकी वो है, वो आप डेट डाल सकते हैं तो करेक्शन करा के क्लेम कर सकते हैं। तो अब फिर एसेट को कैसे डिस्क्लोज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो आप बाज़ लोग एसेट सारा ही उसको शो कर देते हैं, एसेट शो करके और दूसरी साइड पे जो है वो एज ए रिसीवेबल कर देते हैं। जिसने डिस्पोज किया और निकाल देता है बाकी पैसे, और रिसीवेबल सारे शो कर लेता है। जिसने परचेज किया है वो एसेट सारा शो करके तो बाकी डिफरेंशियल अमाउंट दिया है बाकी को पेबल शो कर देता है। तो ये प्रोसीजर सही नहीं है। सबसे प्रोसीजर ये है सही है कि आप उसको एज ए जो आपने पेमेंट दी है उसको एज ए एडवांस दें, उसको लिखें एडवांस अंगेज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर पार्टिकुलर शो करें। और जो वो जिसने सेल किया होगा वो आप पेमेंट करेंगे, एडवांस रखें, वो एज ए लाइबिलिटी, वो एडवांस रिसीट अंगेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी लिखेगा, उसकी लाइबिलिटी होगी। आप हाँ एसेट उस सेलर का एसेट इंटैक्ट रहेगा, उसको कैश में उधर डेबिट कर लेगा और लाइबिलिटी में एडवांस अगेंस्ट सब्सिक्वेंट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी उसको लाइबिलिटी शो कर लेगा। क्लियर जी। अब सब्सिक्वेंट ईयर में आप एडवांसेस खत्म करके बाकी भी पैसे दिए होंगे, तो पैसे दे के एडवांस को खत्म करेंगे, पैसे बाकी दिए और एसेट में उसको ट्रांसफर कर देंगे, और वो अपना एसेट जो है वो एडवांस खत्म करेगा और एसेट करके बाकी जितना पैसे आए हैं प्लस गेन रिकॉग्नाइज कर लेगा या लॉस रिकॉग्नाइज कर लेगा। इस तरह आपने उसको करना है। तो क्योंकि आपने स्टाम्प निकलवाया पहले एग्रीमेंट वाला, आपको नोटिस उस पर भी दे सकते हैं कि ये आपने पार्टी को दिए हैं जी, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप वो प्रॉपर्टी का है, तो फिर आप उसके वो बता सकते हैं कि ये एडवांस में डिस्क्लोज है। सेलर भी दिखा सकता है अपना अगर प्रॉपर पार्टिकुलर एडवांसेस उसने एज ए लाइबिलिटी शो किया है तो बता सकता है कि ये एग्रीमेंट है, ये मैंने पैसे लिए हैं, फलां बैंक में आए। उसकी भी फिर कंडीशन है, कोई अमाउंट है कि उससे ज़्यादा कहें तो आपने क्रॉस चेक पेमेंट लेनी है, तो नहीं तो अदरवाइज डेप्रिसिएशन या कुछ आप क्लेम नहीं कर सकते। तो वो उसके लिए आप प्रॉपर एज ए सेलर भी और गेन शेन भी, क्योंकि गेन भी आप अगले साल ही रिकग्नाइज करेंगे जब डिस्पोजल होगी। अगर आप एसेट इसी साल रिकग्नाइज कर लेते हैं डिस्पोज ये वो, तो फिर गेन भी अभी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी आपका जो टाइटल है या उसकी ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, अभी आपने एक एग्रीमेंट टू सेल किया है, हो सकता है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो टाइटल जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो, टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफ़र ना हो, उस वक्त तक वो आपका एसेट नहीं बनता, ना ही उस पर आप कोई डेप्रिसिएशन या रिस्क रिवार्ड एसोसिएटेड विद दैट एसेट है वो आपको पास ऑन नहीं होते, उसी के रहते हैं जिसकी ओनरशिप है। तो इसलिए आप उसको एज ए एडवांस रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट एज एडवांस, वो रिसीट एज एडवांस, और एसेट उसी तरह इंटैक्ट रहेगा। और जो करस्पॉन्डिंग ईयर होगा अगले साल में आपने विद होल्डिंग और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो दिए, तो अगले साल में उसको रिकग्नाइज करेंगे और प्रॉपर्टी का पार्ट बनाएंगे। जो रेवेन्यू नेचर होगा वो फिर एक्सपेंस भी आप करेंगे। क्लियर जी। तो ये इसके लिए जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, और विद रिगार्ड टू परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर विद इन 1 ईयर है तो वो उसकी कैपिटल गेन की टैक्सेशन का पता है, विद इन 1 ईयर है, 2 है, 3 है, 4 या ज़्यादा होल्डिंग है तो उसके हिसाब। चलिए इसके बाद फिर अब उसको खोलें, रिटर्न को देखते हैं। पहला स्टेप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का है और कंसोलिडेशन का है, अरेंजमेंट का है, चलान है, इन्फॉर्मेशन है। अब उनकी फीडिंग है। फीडिंग के लिए आप फिर सारे चेक करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एसेट की है, मूवेबल एसेट है, इमूवेबल है, बैंक है, एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, या कोई लाइबिलिटीज़ हैं और इक्विटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें वो सारी इधर इनकॉर्पोरेट हुई हैं या नहीं। यहाँ आप टैक्स ईयर लिखेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया, ये बेटे सैलरी वाली, ये सैलरी की रिटर्न है जी। ठीक है, पहले आप वो पासवर्ड ये वो लिखेंगे, फिर टैक्स ईयर लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा। अब इसमें ये एम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट में सैलरी का पद है। हाँ वैसे ये सेल ये
प्योर सैलरी वाली इनकम नहीं है। ये सैलरी है तो बिजनेस वाली भी है, सैलरी वाली पहले करें, ये सैलरी वाली है। एक्सक्लूसिव सैलरी की एक एक्सक्लूसिव सैलरी वाली है वो करना। ये तो एओपी और उसकी इंडिविजुअल की है, बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी। अपलोड भी हुई है कि नहीं? हो गई है। ऐसे में रहती है बाकी तो चलो जी, लॉग इन पासवर्ड दें, लॉग इन करें। ये है रिटर्न ऑफ इनकम फॉर पर्सन ड्राइविंग इनकम, इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी, ये वाली आपकी अलहदा 3 किस्म की रिटर्न आई हैं। एक इनकम फ्रॉम एक्सक्लूसिव सैलरी वाली है, या जिसकी वो परसेंटेज 75 है, उससे वाली वो है। तो दूसरी आपकी है बिजनेस इंडिविजुअल एंड एओपी की है, और तीसरी आपकी कंपनी की। तो इसमें बिजनेस इनकम नहीं होगी। तो इसमें से हम ये हेड है, हर एक का आप खोलेंगे तो उसका सब हेड भी आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट में है सैलरी है, ठीक है, सैलरी का ये वाला खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले पे है, सैलरी है, जो मैंने कहा था सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से ले। बंदा रेंट ले रहा है वो भी रिटर्न ये फाइल नहीं करेगा। हाँ, रेंट अगर आ रहा है इसमें प्रॉपर्टी वाली ऑप्शन नहीं है। प्रॉपर्टी की ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन है सैलरी है, अदर सोर्सेज है, और फॉर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर है, और फॉर सोर्स इनकम। इसमें एक वो है कि अगर आपने डिस्पोजल किया है कोई एसेट, कैपिटल गेन आया, फिर भी ये नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी नहीं है इसमें। नहीं इसको भी हाँ, वो भी नहीं इसमें। दूसरी उसमें इसके लिए दूसरी में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्योरली सैलरी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। आपके 5 हेड होते हैं। नंबर 1 सैलरी होता है, नंबर 2 आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है, नंबर 3 आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, नंबर 4 होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है, और 4th होता है अदर सोर्स। इसमें सिर्फ 2 सोर्स है, इसमें अदर सोर्स और सैलरी है। अब प्रॉपर्टी वाला भी नहीं है, बिजनेस वाला भी नहीं है, और कैपिटल गेन वाला भी। सर इसमें लिमिटेड है, सिर्फ वो बैंक प्रॉफिट्स की याद करते हैं। पर अदर सोर्स का लिखा हुआ है, इसमें जिस हद तक देख लें, अगर इससे ज़्यादा है आपके तो फिर आपको वो फाइल करना पड़ेगी। तो इसमें एग्रीकल्चर है और फाउंड सोर्स है। अच्छा सर, एक बात मेरा क्वेश्चन है, एक बात बताइए सर, ये बेसिकली बोनस बोनस कब दे, पहले इसको दे रहे। बेसिकली तो आपके टोटल जो आए सोर्स, उसमें 75% से सैलरी ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो सैलरी अदरवाइज दूसरों में तो 75% से वो इनकम ज़्यादा होंगी, तो इसमें से वैसे हम निकल जाएंगे ना। बेसिकली इसमें जो मार्जिन है 25% का है, कि दूसरी इनकम जितनी है बाकी वो 25% तक जा सकती हैं, क्योंकि 75% आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो फिर इसमें आएंगे, फिर अगर 75 से कम होती है तो आप सैलरी रहते ही नहीं, फिर रिटर्न ही एप्लीकेबल नहीं रहती ना, तो फिर आपको दूसरी में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने लिमिटेड इसमें सोर्स रखे हुए हैं कि 25% तक दूसरे सोर्स इसमें ऐड हो सकते हैं। वो जो नॉर्मल जो मैंडेटरी किस्म के होते हैं ना कुछ तो होगा ही ना सैलरी के अलावा, तो वो उन्होंने इसमें रख ली। उस तरह वेल्थ जो है, जिस तरह दूसरी वेल्थ है उसी तरह फिल करनी होगी। देख लें बेटा, एक एक करके खोल लें। नहीं, पहले वाला तो खोल लें। ये पहले आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसके कोडिंग जो दी हुई है, पे वेजेस अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर सैलरी। ये बेसिकली 3 आपके सिस्टम होते हैं रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू के लिए। एक होता है अक्रूवल सिस्टम, एक होता है रिसीट, एक होता है विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ विच एवर इज अर्लियर टाइप वाला ही है। आप पिछले साल की भी रिसीव इस साल हुई है, पिछले साल नहीं हुई तो यहाँ वो एरियर भी ऐड करने हैं, जो रिसीव हुई वो भी, जो अक्रू हुई है वो भी, वो सारी सैलरियाँ आपकी होंगी। इनको अलाउंसेस वगैरह हैं,
ये आपके ऐड करेंगे, जो कोई एग्जाम्प्ट होंगे तो उसमें आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हैं वो आपको मिले हैं कंपनी से, वो मिलेंगे। वैल्यू ऑफ परकोजेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ी आपस में दी है, पार्शली यूज़ है, उसके लिए रूल आपका 4 है या 3 है कि 10% करना है या 5% करना है। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ ये है आपके प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इन एडिशन टू सैलरी। जैसे टर्मिनेशन है या एम्प्लॉयमेंट है, आप प्री मेच्योर छोड़ देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलते हैं, तो वो भी एज इनकम है। वैसे एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में, एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कोई चीज़ में मिले, इवन आपको वो गिफ्ट भी दे तो वो भी आपकी सैलरी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एनी कैश या काइंड कोई चीज़ में मिले तो पहले आपकी वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी। फिर आगे देखा जाएगा कि वो एग्जेम्प्ट कहीं है या उसकी लिमिट है तो उसके मुताबिक होगी, अदरवाइज वो सैलरी में ही टैक्सेशन होगी। क्लियर जी। जब आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जहाँ कहीं एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, आप टेम्परेरी नेचर की सर्विसेज रेंट कर रहे हैं, जैसे लॉयर्स हैं या दूसरे हैं, तो वो फी में इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगे, फिर वो इधर नहीं आएंगे। चल, इसमें बोनस है या आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या स्पेशल बोनस है, स्पेशल पे है, वो सब कुछ ही हर ईच एंड एवरीथिंग इज ए सैलरी। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू के वो कहीं एग्जेम्प्ट है या अलाउंसेस, बेनिफिट, कैश, काइंड, परकोजेट। परकोजेट मीन्स इन काइंड, कोई चीज़ आपको बजाय कैश देने के कोई घर दे दिया, गाड़ी दे दी, कोई और बोनस दे दिया कि इसने ईद बोनस दे दिया, कोई और सरमनी उस पर बोनस दे दिया, या और कोई चीज़ दे दी, गिफ्ट दे दी, कोई चीज़ दे दी, इन काइंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स के सर्टिफिकेट आते हैं वो लमसम के आते हैं जी, इतनी हमने 12 लाख पे पेमेंट की है और उसके ऊपर हमने ये 10,000 या 15,000 का टैक्स काट दिया। 2 फिगरें होती हैं आमतौर पर। हाँ, इसमें ऐसे है कि क्योंकि पहले 10% मेडिकल अभी एग्जाम है कि नहीं, तो लोग उसको रिवर्स वर्किंग कर लेते हैं, उसको 110 से डिवाइड करके 100 उसमें से वो निकाल ली सैलरी के बेसिक सैलरी है। वैसे बेसिक सैलरी और टाइम स्केल सैलरी और चीज़ें होती हैं, वो जहाँ कहीं मल्टीनेशनल या गवर्नमेंट या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो दोबारा डिस्क्रिप्शन के साथ देते हैं, वहाँ तो वो जाता है। जहाँ एक आम ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ग्रास ही दे देती है, तो ग्रास में फिर आप खुद सर्टिफिकेट बना लेते हैं, इस तरह वर्किंग कर लेते हैं ताकि मिनिमम हो जाए। तो उसको आप रिवर्स वर्किंग करके कि उसमें 110 से डिवाइड किया 100, कल मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बेसिक आ जाएगी, 10 वो आ जाएगी, जितनी जितने एग्जाम्प्ट लिमिट है वो आप कर लेते हैं, करके तो बना के तो फिर फिलिंग कर लेते हैं। इस तरह पेंशन भी आ जाती है, वो एग्जाम्प्ट होती, तो आप वो जो एग्जाम्प्ट वाली है टोटल ग्रास टोटल लिखेंगे, आगे टैक्सेबल वाली टैक्सेबल में जाएगी, एग्जाम्प्ट वाली एग्जाम्प्ट जाएगी, वो टैक्सेबल वाली जो होगी वो अल्टीमेटली टोटल में जाके उस पर टैक्स कंप्यूटेशन ये वो होगी। तो यहाँ आपने मैनेज करना है कि टोटल क्या है, टोटल में से मैंने कितनी इसमें से एग्जाम्प्ट है वो एग्जाम्प्ट में डालनी है और टैक्सेबल कितनी है, और नॉर्मल में फिर जाएगी तो उसके मुताबिक उसके रेट लगेंगे। ये सारे आपने बेनिफिट इसमें दे सकते। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये बहबूद सर्टिफिकेट वाले हैं, शहीद फैमिली है, ये प्रॉफिट ऑन डेट है, इंटरेस्ट है, यील्ड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, तो ये अदर सीट है, पेंशन इक्विटी, इनकी एग्जाम्पशन है, आप सेकंड शेड्यूल में देख सकते हैं। जो ग्रेजुटी है या पेंशन है, पेंशन अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से नहीं ले सकते, एक एम्प्लॉयर की एग्जाम्प्ट है, तो ये आप उसमें देख के तो अकॉर्डिंगली जिसकी जो रेलिवेंट हो फिर कर सकते हैं। सर ये असल में ये रिटर्न है इस पर्पस के लिए कि 75% अबव होनी चाहिए। जी जी, तो ये जो अदर एसेट्स हैं ये 25% कम होने चाहिए। ये 25, तभी ये हाँ यही मैंने पहले भी तो यही कहा कि इनकी लिमिट है 25% से कम की। ठीक है, 25 से ये बढ़ जाएंगे तो वो दूसरे में चली जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बेटा, ये फॉरेन इनकम है, लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस। हाँ, जाहिर है फिर सैलरी वाला रेट हो गया, बिजनेस वाला लगेगा ना। जैसे एक बंदे ने सैलरी 6 लाख ली है भाई, जब आपकी 70% से कम आएगी, पहले 50 था, 50 का टारगेट था, 50 से उन्होंने हर एक ने 50 तक रख लेते थे। अब उनका ये सैलरी वाला है ही नहीं है, ठीक है ना, तो सैलरी डाल के तो अब उनका 75% कर दें। अब वो रेट डिफरेंस है क्योंकि बिजनेस इंडिविजुअल के और रेट हैं, वो हायर रेट स्लैब हैं, ये लोअर स्लैब हैं, तो इसलिए वहाँ वाला उससे उसको मतलब प्योर जो सैलरी वाला एम्प्लॉई हो उसके लिए ये है समझ कि 25% का तो वैसे ही मार्जिन देना चाहिए, कोई ना कोई अदर सोर्सेज होंगे। तो ये फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम का पहले भी हमने डिस्कस किए थे
कि जो रेजिडेंट होता है उसकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेशन होती है, और टैक्सेशन के लिए फॉरेन इनकम जो है सैलरी, अगर कुछ एग्जाम्पशनें भी हैं सेकंड शेड्यूल में आप दे सकते हैं कि अगर कोई आप फॉरेन सैलरी है उसी तरह के बेनिफिट बाहर वालों को इधर दिए जा रहे हैं तो वो सैलरी की कोई एग्जाम्पशनें भी हैं फॉरेन सैलरी के लिए, तो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए तो वो आप एग्जाम्पशन दे सकते हैं। वो एग्जाम्प्ट हो तो एग्जाम्प्ट में डालेंगे, नहीं तो अदरवाइज फिर वो टैक्सेबल रहते हैं। अगर बायर उसने कोई उस पर टैक्स दिया हुआ है तो उसी तरह उसका क्रेडिट टोटल टैक्स बनेगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अगर कोई ट्रीटी शीटी है पाकिस्तान की और मुल्क के साथ तो फिर उसके मुताबिक हो रही है। उसके बाद एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इसमें 2-3 चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में। एक तो एग्रीकल्चर हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सेक्शन 111 जो है उसके तहत एग्रीकल्चर इनकम में अगर आप एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दिया अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर टैक्स एक्ट जो है उसके तहत, तो वो फिर आपकी डीम्ड इनकम समझी जाएगी जितनी वो एक्सेस है। अगर आपने थोड़ी पे टैक्स दिया हुआ है, यहाँ डिक्लेयर ज़्यादा की हुई है, तो फिर एक्सेस पे आपको उसमें डीम्ड करके इधर इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। और यूजुअली जितने भी इसी रिटर्न को जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं पंजाब वाली या जो तहसीलदार हैं वो आपको नोटिस या पटवारी करते हैं, वो आपकी रिटर्न नहीं लेते हैं, वहाँ भी उसके तहत ये डीम टू भी उनकी रिटर्न होती है, तो इस पर वो टैक्सेशन आपसे मांग लेते हैं कि हमारा बनता है। तो यहाँ वाले भी नोटिस इशू कर सकते हैं, वहाँ वाले भी कर सकते हैं, लेकिन लीगली इधर एग्रीकल्चर इनकम जो है ये फेडरेशन के डोमेन से बाहर है, ये इस पर टैक्सेशन नहीं लगा सकती। लेकिन क्योंकि यहाँ उन्होंने लिख के डिफरेंशियल डाल दिया हुआ है, लॉ में लिख दिया हुआ है कि डिफरेंशियल जो होगा उनको फिर हम टैक्सेशन करेंगे, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। एक तो एग्रीकल्चर इनकम आपने यहाँ लिखी है, तो क्या ये नेट है या ग्रास है। अगर आप ज़मीन काम करते हैं, एक लैंड एग्रीकल्चर लैंड होना ज़रूरी है, फिर उसका आगे रेवेन्यू भी हो सकता है और रेंट पे भी, लीज पे भी आपने दी, लीज पे दी होगी तो वो सिंपल आ सकता है, फिर तो एग्जाम्प्ट है कि इधर वही अमाउंट होगी, या कुछ थोड़े बहुत खर्चे जो होंगे वो आप लेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई सोइंग की है या कोई क्रॉप्स कल्टीवेट की हुई है, सेल्फ कल्टीवेशन है आपकी, आपने आगे लीज पे नहीं दी, तो फिर आपको उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस सारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और सारा प्रॉफिट एंड लॉस बना के उसके रेवेन्यू भी, एक्सपेंडिचर भी और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह करके, उसी तरह एड लेस करके एग्रीकल्चर टैक्स के मुताबिक वो फिर आपको इधर इनकम जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगी। और इसका और एंगल भी है, बाद आपने बैंक में क्रेडिट एंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर अगर आपने नेट इधर शो की हुई तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट एंट्री हुई तो वो कहेगा ये तो इतनी का अमाउंट है। अगर आपने ग्रास शो करें और साथ नेट करें तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सेल की है, ये क्रेडिट एंट्री उसकी है, ठीक है। ये ग्रास वाले एंट्री आई हैं उसमें से जो डेबिट हुए हैं वो मैंने एग्रीकल्चर एक्सपेंस किए हैं और इस तरह ये नेट है, तो उससे भी हम रिकंसाइल कर सकते हैं। तो इसलिए आप बजाय नेट शो करने के उसका प्रॉफिट एंड लॉस उसी तरह बना सकते हैं और अपनी बैंक क्रेडिट एंट्री या डेबिट एंट्री को भी जहाँ कहीं कोई लूप होल है इससे अगर आपकी ये है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की जो रिटर्न है ना उसमें सारा हाँ दिया हुआ है तो उसमें आप उसको फिल प्रॉपर कर दें। जब ये हो तो उसको साथ दे दें कि ये मेरी क्रेडिट एंट्री है, वहाँ मैंने प्रॉपर ये फिलिंग की हुई है, यहाँ नेट है, जो नेट उधर हो इससे के साथ रिकंसाइल कर लें। मतलब कहने का ये नेट जो शो करें उससे रिकंसाइल कर लें और वहाँ आप ग्रास भी एक्सपेंस भी सब कुछ शो कर लें। तो जब बैंक का आपका क्रेडिट एंट्री पूछेगा तो टू दैट एक्सटेंट जितने रेवेन्यू आप उस एक्सटेंट तक कह सकते हैं कि ये मेरी क्रेडिट एंट्री है और कॉरस्पॉन्डिंग ये डेबिट एंट्रीज हैं, तो ये मेरे रेवेन्यू थे और नेट मेरा ये था। क्लियर जी। ये उसी तरह आप डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, तो इसमें आपकी ज़कात है, प्रॉफिट एंड डॉट है, एजुकेशनल है, चिल्ड दूसरी चीज़ें हैं। ये आपको जो डायरेक्ट डिडक्शन करनी है आपने, जो पहले आपकी ग्रास कैलकुलेशन हो जाएगी, ग्रास में से आप ये लेस कर देंगे, उसके बाद आपकी टोटल आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इससे पहले टोटल इनकम है, इसमें से वो लेस करेंगे तो टैक्स रिडक्शंस है, डिडक्टेबल अलाउंस है, ये वो टीचर वाली और वो 50-75% वाली ये जितनी, हाँ 25 कर दी, हाँ कर दी। इसके बाद टैक्स क्रेडिट्स हैं, अगर आपके ये टैक्स क्रेडिट हैं जितने भी
तो डिफरेंट दिए हुए हैं, इसकी आप उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। टोटल आपकी टैक्स पे टैक्सेबल इनकम पे कितना टैक्स लगता है और इसका इस पे जो रेलेवेंट अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे वो अमाउंट है या लिमिट है या वहाँ से लेके उसकी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके उधर टैक्स करेक्ट। वैसे तो वो खुद ही मेरा कैलकुलेट कर लेता है, अगर अमाउंट आपसे अमाउंट पूछेगा आप डालेंगे तो खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। सीनियर सिटीजन वाला खत्म कर दिया आपने? 25% तक सीनियर सिटीजन सीनियर वाला वो ख़त्म हो गया, बस ये है जो इसमें दिए। बाद में याद नहीं रहा ये बट ये फुल टाइम टीचर वाला है, सर्चर वाला है, तो ये टैक्स चार्ज ऑफ बूथ है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद ये उसी तरह एडजस्टेबल है, जो आपने जमा कराया है इसमें सैलरी पे जो विद होल्डिंग ये 149 में वो है। डायरेक्टरशिप फी पे कोई डिडक्शन 20% है या कोई है वो 20% ही है, हाँ वो ही है। उसके बाद टैक्स पे 151 पे है, तो इस एक्सीड अमाउंट करता है। कैश विदड्रॉल पे पिछले साल तो ये थे सारे। मोटर व्हीकल जो एडजस्टेबल है इसमें ये सारे दिए हुए बारी बारी। वो जो मैंने पहले कहा आपने डिटेल बनानी है, डिटेल बना के एडजस्टेबल जो वहाँ बनाए हैं वो सारे इधर लिखने और करस्पॉन्डिंग जैसे मोटर व्हीकल है, ये नहीं कि इधर टैक्स तो शो कर दें तो व्हीकल उधर रिपोर्ट ना करें, तो करस्पॉन्डिंग ये चीज़ें भी उधर आपने रिपोर्ट सारी करनी है जिन जिन पे आपका डिडक्शंस हुई हैं। क्लियर जी। टेलीफोन है तो टेलीफोन के बिल भी उधर आपने एक्सपेंस में, पर्सनल में या बिजनेस में या अपोर्शनमेंट, एक घर में ही आपने ऑफिस बनाया हुआ है तो आप अपोर्शनमेंट कर लें। टोटल बिजली के बिल 12 महीनों के टोटल करें, टोटल में से कहेंगे इतने मेरे इस ऑफिस के हैं, इतने मेरे पर्सनल एक्सपेंस हैं। तो इस तरह ये सारे जितने भी हैं आपके मेरे साथ सारे सेल फोन है, प्रीपेड है, फ़ोन यूनिट है, इंटरनेट है, सारे वैसे वो आपके उधर से आ ही जाएंगे, वो जो MIS है और वो उधर से, तो वहाँ से लेके यहाँ फिर आपको उसके मुताबिक लेकर। क्लियर जी। फाइनल और मिनिमम लास्ट टाइम भी हमने किया था, उसका फिर लगा ये फाइनल मिनिमम वाला ये फिक्स कर लें आप। इसमें आप देख लें कौन से ट्रांजैक्शन फिल करें और रेट करें और कैलकुलेट डिफरेंशियल कर लें। बहुत थोड़े रह गए हाँ अब तो बहुत पहले तो मेरे ख्याल 50 से भी ऊपर से फाइनल बहुत थोड़े रह गए। हाँ फाइनल 4-5 ही रह गए हैं। एक्सपोर्ट के अब 2 हैं, एक प्राइस और विनिंग का है और एक उसका क्या नाम है पेट्रोलियम का है, तो एक आधा कोई आगे और एक मेरे ख्याल उसका हाँ वो ख़त्म कर दिया। पेट्रोल यहाँ इधर वाला है, दूसरे वाला ख़त्म हो गया वो नॉर्मल चल। तो फिर कंप्यूटेशन आ गई। अब वहाँ से वो जो आपने फिलिंग की है वो सारी यहाँ आ जाएगी। यहाँ सारा टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्स चार्जेबल आ गया, नॉर्मल टैक्स आ गया, मिनिमम वाला आ गया, टैक्स डिडक्शन क्रेडिट डिफरेंस ऑफ मिनिमम जो मिनिमम हुआ वो हो गया, रिफंड एडजस्टमेंट पिछले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिफंड एडजस्टमेंट। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है पिछले साल रिफंड है वो सारी अमाउंट नहीं लानी, उसमें से जितना नीडेड है यहाँ वो उतनी अमाउंट लानी है ताकि उसका क्लेम आप उधर ही कर लें। ये नहीं कि सारा इधर ला के लिख दें, ठीक है। तो उतनी अमाउंट जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है टोटल लायबिलिटी उसमें से जितने क्रेडिट है लेस माइनस जितना आपके पे किया है विद होल्ड हुआ है या पे हुआ है वो बाकी लायबिलिटी बन जाएगी। कितनी है उतना आप रिफंड पिछले साल का वो ईयर उसमें मेंशन कर देंगे किस साल का लाए, अगर इसमें जगह है तो, नहीं है तो उतनी अमाउंट फिर आपके पास ऑप्शन है। वैसे यहाँ भी लोग बड़ी प्ले करते हैं, यहाँ अगर लायबिलिटी बनती है करोड़ों की तो यहाँ उतना रिफंड डाल दिया रिटर्न चली जाएगी। सर प्रैक्टिकली वो भी ऐसे है ना डिफरेंस है अगर आपने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट करा लिया और आपका रिफंड उन्होंने एडजुडिकेट किया और RPR जारी किया। अच्छा RPR अटैच होता है बकायदा जैसे 127 अटैच। अच्छा एक बाज़ दफ़ा जब आप लेते हैं एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट तो वो आपका कुछ रिफंड एडजस्ट कर लेते हैं, वो एडजस्टमेंट भी आपके एडवांस टैक्स में आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा आपके नॉलेज में नहीं होती तो बाद दफ़ा उन्होंने अपलोड भी नहीं की होती तो वो उधर से अपलोड कराएं या नंबर लेके तो उसको भी एडवांसेज में डालें। हाँ CPR उसी तरह हाँ आता है तो उसको आप 147 वाला जो टैक्स है इसमें 147 किधर ये 140 एडवांस टैक्स ऊपर वाला है ये 147 इसके अंदर आप उसको भी लें
नहीं तो अदरवाइज फिर रह जाएगा। अगर आप वो क्लेम भी नहीं होगा, अगर आप इस साल पिछले साल आपके रिफंड थे वो सारे के सारे एडजस्ट करके आपने 6 माह के एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले लिए तो वो तो ज़ीरो हो गए। तो अब उसको ज़ीरो हो गए तो इस साल के वो एडवांस टैक्स आपने पे किए, तो यहाँ आप 147 में उसको क्लेम करेंगे तो फिर वो क्योंकि पिछले साल के नहीं रहे उसका रिफंड नहीं आप ले सकते, वो इस साल का एडवांस बन गया है। तो इस साल के उसको एडवांस में डालें, डाल के तो फिर आप इसके अंदर फिर एक्सेस होंगे तो रिफंड मिलेंगे, या फ्यूचर में फिर आप एक्सेस जो होगा उसको रिफंड लेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये यूजुअल केस में रिफंड एडजस्ट कर सकते हैं हम क्या? पिछले साल का क्यों किसी में भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बात। रिफंड अगर है एडजस्टेबल है और है फाइनल मिनिमम नहीं ना भी हो तो कर सकते ना हो तो तभी जगह दे दी उन्होंने। मैं आगे पहले यही तो बताया एग्जैक्टली आपने वो फाइनल और मिनिमम नहीं होता है। बाकी हो जाएगा। हाँ बाकी तो वैसे भी ना हो तब भी जगह है। प्रैक्टिकली सब कुछ हो रहा है सर, बात यही है। बगैर वजू तो नमाज हो जाए। मैंने कई दफा नहीं है तो नहीं है तो होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह फिर वो एडमिटेड टैक्स आ गया और उसके बाद डिमांड ऑफ टैक्स हो गया, अपना चलान बनाएंगे, CPR क्रिएट करें बेटा, CPR क्रिएट करके वो फिगर डालेंगे, ठीक है ना, वो अपलोड हो जाएगी, अपलोड आ जाएगी तो फिगर डालेंगे। सर तो शुक्र है उन्होंने बाकी बैंकों को भी ऐड कर लिया है, फौरन से पहले वो डालते हैं अपनी ऐप से, आप खुद ही जमा करवा दें, या फिर जायज़ कैश है, इजी पैसा सब कर रहे हैं, बड़ा इजी हो गया। अब तो सब कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं टैक्स ईयर ले लें जिस साल का करना है, ठीक है जी, फिर देख लें क्या करना है। सबसे अहम साल और मुतल्लिका सेक्शन। टैक्स ईयर इम्पोर्टेंट है तो रेलेवेंट सेक्शन, किस सेक्शन का आपने करना है। और अपना एमडीएम तो इंश्योर करेंगे यार, किसी और देंगे। रिटर्न के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा, वो बाद में पता चलता है उसने मंथ या ईयर ही कुछ और लिखा है। हाँ वो कह रहे हैं ही नहीं जी, ईयर वाला और सेक्शन, किस सेक्शन का आप टैक्स जमा दे रहे हैं ना, 137 का है किसी और का है, अब 161 वाला दे देंगे तो इधर नहीं आएगा, अपील फीस दे देंगे तो इधर नहीं आएगा, तो आपने वो सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और टैक्स ईयर 2000 आप 22 लिख देंगे तो यहाँ कहाँ आएगा आप भाई, अब एडमिटेड टैक्स इस साल का है तो आप लिख दें, तो जमा तो 22 में हो रहा है ना, तो डेट ऑफ पेमेंट तो 2022 टैक्स ईयर 2022 की, तो आप जमा करा रहे हैं एडमिटेड टैक्स 2021 का, तो 2021 आप लिखेंगे तो उसको क्रिएट करेंगे सेक्शन दे, फिर इधर आप फिर वो आपको आ भी जाएगा, अपलोड भी आएगा, आप क्लेम करेंगे तो उसमें आ भी जाएगा और नील लायबिलिटी भी हो जाएगी, तो और फिर सबमिट भी कर लेंगे सारा कुछ। अगर आपने 2022 जमा करा दिया तो इधर से तो गया, तो अगले साल का एडवांस हो गया, 2022 का वो फिर एडवांस में चला जाएगा, ठीक है ना। एडवांस का अलहदा है 147 के, वो सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन किधर है बेटे जब खुलते हैं, सेक्शन कहाँ से, जब आप उसको क्लिक करते हैं फिर वो आ जाता है। ये जो एडमिटेड का हमने सिलेक्ट किया है, एडवांस के टाइम तो सिस्टम खुद ही ले लेता है, हाँ ये यहाँ ईयर भी आ जाता है। सही, हाँ ये आ रहे हैं सारे हैं, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपका सेक्शन कौन सा है, तो प्रॉपर सेक्शन माइंड अप्लाई करके ही उसको क्लिकिंग करें। ये फीस भी है, सारा कुछ सेक्शन है, हर चीज़ तो है इसमें, थोड़ा सा IT नो हाउ होनी चाहिए, तो थोड़ा लाज और इनकम टैक्स का उसका होना चाहिए। सर प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत ये जैसे सारा ऑनलाइन ही है, हाँ ऑनलाइन सही, लोग तो वैसे अब खत्म कर दिया सही। तब तो जब से ये इन्होंने तो ADC का सिलसिला स्टार्ट किया, मैनुअल कैश टू कैश के बैंकों में लेने वाले ट्रेंड चलो जी, इसमें इसके बाद फिर बहुत कम हो गया। सर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है ADC के, वो अपलोड कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लेना, कई दफा 2-3 दिन इन्होंने तो और भी दिया, कैश में जमा करा सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, पे ऑर्डर भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो सकती है, आगे ऑनलाइन पेमेंट भी शुरू हो जाए, ऑनलाइन भी पेमेंट मेरे ख्याल शुरू हो जाए। ये ADC है ही है, ऑनलाइन भी हो जाती है, आप बैंक का नंबर शंबर दें उसी से आप सारे बैंक कर रहे हैं, तो ADC है, एक OTP है, अच्छा ओवर द काउंटर, ओवर द, अच्छा वो आप किसी बैंक में लेके जाती है तो वो आपका उसी बैंक का चेक, अगर पंजाब बैंक है या फैसल बैंक है, इसमें तो चेक भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखा हुआ है, पे ऑर्डर भी लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड भी लिखा हुआ है और ADC भी लिखा हुआ है। छोटे शहरों में फायदा हो गया, नेशनल बैंक नहीं लेते तो OTC में सारे लेते हैं, उनका सिस्टम अपडेटेड है। सही सही,
चलिए इसके बाद आप उसके पार्टिकुलर फीड करेंगे, फिर आप सबमिशन पे आ जाएंगे। आर्टिकल्स के लिए किसी दोस्त के पास कोई प्रोपोजिशन। अच्छा, इसके बाद एट्रीब्यूट्स वाला खोलें। बाद अब आप करते हैं सबमिशन करते हैं तो वो कहता है ये एट्रीब्यूट फिल करें। तो पहले तो एट्रीब्यूट होता क्या है? हाँ, एट्रीब्यूट का कंसेप्ट क्या है? एट्रीब्यूट बेसिकली किसी चीज़ के भी फीचर्स होते हैं। तो फीचर में जैसे आपकी नेचर ऑफ बिजनेस है, इस तरह की चीज़ें हैं, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, तो वो आपकी वेरिफिकेशन करता है कि आपने फिलिंग शिलिंग कोई नॉन रेजिडेंट की तो नहीं कर दी, एक्चुअल आप क्या हैं, नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है। वो एट्रीब्यूट बेसिक फीचर्स हैं। हाँ, कुछ रेट भी है, कुछ स्पेशलाइज रेट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज रेट भी होते हैं। तो एवरेज रेट है, जहाँ कहीं इंसेंटिव लेना है, 3 साल की ग्रेजुटी है तो 3 सालों का एवरेज लेना है, तो कुछ स्पेशलाइज ऐसे समझ लें। एट्रीब्यूट तो फीचर होते हैं, यहाँ स्पेशलाइज फीचर है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट कोई देनी हो। एट्रीब्यूट से मुराद तो किसी चीज़ के फीचर करैक्टरिस्टिक्स, उसको आप कहते हैं एट्रीब्यूट। तो यहाँ जो एट्रीब्यूट का मकसद है वो कोई स्पेशलाइज नेचर के जो हों, जो जैसे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, रेट के एवरेज रेट का है, कोई और चीज़ें हैं, आपकी नेचर ऑफ बिजनेस है, होलसेल है, रिटेलर है, उससे कई रेट अप्लीकेबल हैं। जैसे कंपनी आप स्मॉल कंपनी तो नहीं, तो यहाँ फिर वो पूछेगा भी स्मॉल कंपनी, तो फिर वहाँ से क्योंकि उसको नहीं पता आप कौन सी है नेचर है ना, तो वहाँ से उसने रेट उठाने, तो उसने कोई और उसने पब्लिक लिस्टेड के उठा लिए वो रेट, तो यहाँ आप वो स्मॉल कंपनी, ठीक है ना, उसने तो कैलकुलेशन कर दी ना, वो आपसे पूछेगा ना इधर, जब आपने लिखा मैं स्मॉल कंपनी हूँ तो आप वो सारा कुछ बदल के नई कैलकुलेशन कर देगा। तो इसलिए यहाँ फीचर के कुछ डिफ्रेंशिएशन इन रेट्स या चीज़ों में होती है, या मिनिमम टैक्स में या दूसरी चीज़ें में। जैसे प्राइवेट कंपनी है तो उसमें अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है, तो वो चीज़ें फिर यहाँ देना पड़ती है। जैसे इसी तरह 65D वाले हैं तो वो उसके क्रेडिट देना पड़ते हैं, वो उस वक्त अलाउ करेगा। यहाँ वो फीचर कुछ पूछेगा तो उसके मुताबिक फिर चीज़ों को एडजस्ट करके फाइनल करेगा। इसलिए एक चीज़ है सर, ये चीज़ें सारी अच्छी हैं, अब इसको लेके आप चलते हैं अपने अपने प्रोफाइल से, अब उसको आके अब यहाँ पे एंड करें एट्रीब्यूट से, अगर आप लिंक अप करें, सारा डाटा उस रिपोर्ट के पास मौजूद है जिसमें सारी ये फीडिंग हुई है। क्या उसकी मेमोरी में वो चीज़ नहीं आ सकती कि लाजमी एट्रीब्यूट को क्लिक करने के तो बात बनेगी? वो आपके लिए करता है, ठीक है, उसके पास तो है, हो सकता है ड्यूरिंग ईयर आपने बदल लिया हो, उधर ना बदला हो, है वो पुराना हो, तो आपको एक चांस दिया, उसके बाद तो इधर भी है उधर भी है, ठीक है, वो पुराना लगा दे, आप कहें मैं तो नेचर ड्यूरिंग ईयर चेंज ही कर दी है, ठीक है ना, या कोई और चीज़ स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको पता है, तो आपसे रीवेरिफिकेशन है। ये आगे फाइल करने से पहले अपना माइंड आपका अप्लाई करवाया है कि ये स्पेशल फीचर्स हैं, इनमें से तो कोई आप पे नहीं अप्लीकेबल, ठीक है, एट द टाइम बिफोर सबमिशन, उससे पहले नहीं कहता वो। जब आप सबमिट करते हैं तो फिर वो एट्रीब्यूट ले आता है, वो कहता है यार इसमें से कोई चीज़ें तो नहीं, तो अपने आप को जो आपकी रेलेवेंट है ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस हुई हैं या अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन हुई, उसको चेक कर लो। आपको एक चांस दिया फाइल सबमिट करने से पहले, ठीक है, तो वो अच्छी बात है कि आप फीचर अपना कोई होगा तो आप उसको चेंज कर लेंगे। कोई एड्रेस है, कोई चीज़ है, या रेजिडेंट का है, नॉन रेजिडेंट का है, या स्पेशल मैंने कहा स्मॉल कंपनी है, दूसरी कंपनी है, 65D है और डिफरेंट है, एवरेज रेट अप्लीकेबल है, ठीक है, तो वो चीज़ें वो पूछता है। आपने कोई चीज़ जब डिक्लेयर की होगी ना, तो डिक्लेरेशन के मुताबिक वह फीचर को भी उसी तरह रीडिज़ाइन करेगा। ये नहीं कि हर एक के लिए वही फीचर आएंगे। अगर आपने उसने एवरेज वाली देख दी, ग्रेजुटी है 5 सालों की, तो फिर एवरेज वाला ले आएगा, आपको इधर फीचर दिखाएगा कि आप पे अप्लीकेबल है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ अप्लीकेबल है, तो एवरेज रेट लग जाएगा। हो सकता है करंट रेट आपका हायर हो, एवरेज रेट पिछले सालों का आपका उससे ज़्यादा बनता हो, तो आपको वो फिर इंसेंटिव यहाँ से दे के फिर उसी की वो कैलकुलेशन फिर करेगा, ठीक है। तो बेटा किधर है वो यहाँ, क्योंकि उसने बहुत थोड़े से दिए हुए। अब आप हाँ, जब आपके ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे, रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो ज़्यादा खोल देगा। अगर आप आगे देखेंगे AOP इंडिविजुअल में, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट खुल रहे होंगे। 65D का है आपका, या सैलरी है, या अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट है, स्मॉल कंपनी, तो वो बहुत सारे खुल जाएंगे। वो सारे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कहीं इशू है, उधर आपने इधर रेजिडेंट टिक कर दिया है, उधर आपका नॉन रेजिडेंट है, तो वो कन्फ्लिक्ट आ गया ना, फिर एट्रीब्यूट में दिखाएगा भी है क्या, फिर आप खुद सही कर लेंगे। क्लियर जी।
चलो नेक्स्ट सर इसमें एक वेरिफिकेशन। इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें सर ये जो नंबर 3 पे आइटम है, इसके ऊपर अगर टैक्स आपका 10% से ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है, ये एवरेज आपने 10 से ऊपर नहीं देना, तो वही क्रेडिट लेना है ना। जी जी तो लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप टोटल सैलरी पे, टोटल सैलरी आपकी सैलरी पे टैक्सेशन करके आप कैलकुलेट कर लेंगे टैक्स, तो फिर उसके बाद उसका चेक करेंगे कि टोटल टैक्स कितना है और टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसका एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब एवरेज रेट ये भी हो सकता है कि 10 से कम हो, ये भी इनकम इंक्लूड है इनकम, ये भी हो सकता है कि 10 से ज़्यादा हो। अगर 10 से कम हो तो बहबूद पे फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर सपोज आपका रेट आ गया 12%, तो बहबूद पे 2% ज़्यादा लग गया है ना, तो 2% कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना क्रेडिट दे लें, तो इस पे 10 हो गया। कैलकुलेशन मैटर है, ठीक है ना। एवरेज रेट कितना भी हो, सपोज 20% निकलाता है, पर इस पर कितना लगना है 10%, तो 10% ज़्यादा है ना, तो इसका 10% कैलकुलेट कर क्रेडिट ले लें टोटल। कर लेता है ये। चलो आप खुद भी कर सकते हो ना बेटा। चलो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी डिवाइड बाई टैक्सेबल सैलरी इनकम, जो भी टोटल इनकम बनी जिस पे वो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई 100 करें तो रेट आ जाएगा। रेट को कंपैरिजन करें 10 से, तो 10 से वो ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो कोई क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं, पहले ही कम है, तो इसमें मिनिमम 10 तक जाना है ना। अगर वो बनता है 15, तो कितना ज़्यादा उस पर चार्ज हो गया, 5% है ना, तो उसी का बहबूद का 5% कैलकुलेट करके क्रेडिट ले लें, तो उस पर 10 हो गया। बाकी वो 15 ही रहा, उस पर 10 हो गया। अगर 20 आता है तो 10 का क्रेडिट ले लें, 25 रेट आता है तो आप 15 का क्रेडिट ले लें, 10 से ऊपर जितना है उसका क्रेडिट ले लें। क्लियर, सिंपल मैथमेटिकल। चलो बेटा आगे। सर कुछ सवाल भी थे यहाँ से दोस्तों के, बताएं ना। चलो स्टेटमेंट में अगर बाप बेटे को कोई जमीन परचेज करके देता है, बाप फाइलर नहीं, बेटा रिटर्न फाइल करता है, तो वो जमीन गिफ्टेड बाय फादर या अमाउंट लिखे है गिफ्टेड? अच्छा, पहली बात तो है कि ज़मीन खरीद के देता है या अपने नाम है वो ट्रांसफ़र करता है, 2-3 चीज़ें हैं। किसी से खरीद के देता है? हाँ, तो ख़रीद के लिए पहली बात तो ये है कि क्रॉस चेक लोन देना चाहिए, जो प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप वो कैश किसी को दें या ख़रीद के नहीं देनी चाहिए। आप वो बाप ने अगर उसको गिफ्ट कैश देना है तो पहले कैश ट्रांसफ़र करें थ्रू क्रॉस चेक अपने बैंक अकाउंट से बेटे के या उसके अकाउंट में, फिर वहाँ से वो ख़रीदे तो उसमें कैश गिफ्ट हो जाएगा। फाइलर है या नहीं है? फाइलर है या नहीं है, ठीक है। सर उसमें ये है कि एंट्री होल्डर है उसमें शर्त, वो उसको अलहदा, उसको हम वो एंटीएन होल्डर है, उसको अलहदा हम करते हैं ना। पहले तो ये है कि क्रॉस चेक पेमेंट करनी चाहिए, अदर देन क्रॉस चेक होगी तो गिफ्ट नहीं समझा जाएगा। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 आखिरी क्लास के तहत लिखा हुआ है, तो उसके तहत आपको जो गिफ्ट है, कैश गिफ्ट जो होता है वो डीम्ड इनकम कंसीडर होती है और टैक्सेबल होती है। अगर थ्रू क्रॉस चेक आप गिफ्ट देंगे, कैश वाले गिफ्ट थ्रू क्रॉस चेक देंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे, वो गिफ्ट रेट होंगे। और इस साल जो अमेंडमेंट आई है और जो इन काइंड है, काइंड आप वो उसमें क्रॉस चेक अप्लीकेबल नहीं है, तो वो आपको कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी जो है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या कोई भी इन काइंड, बल्कि एक लास्ट टाइम भी मैंने प्राइस बॉन्ड का आपको बताया था। हाँ, तो ज्वेलरी है या वो अगर आप दें तो वो जस्ट एक एग्रीमेंट करके दे सकते हैं, उसमें क्रॉस चेक की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इस्लामिक लॉ में 3 कंडीशन पूरी होना ज़रूरी है। नंबर 1, डोनर और डोनरी दोनों जो वॉलंटियर हों, फोर्सफुली या अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस ना दे, ठीक है। तीसरा उसकी जो डिलीवरी है, पहले कंसेंट हो, डिलीवरी हो और फिर पोजेशन ट्रांसफर हो। 3 बेसिक इंग्रेडिएंट है इस्लाम के, तो ये 3 पूरे हों तो वो वैलिड गिफ्ट है। क्योंकि ये हमारा स्पेशल लॉज है, इसमें पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट भी थी, इवन कैश पे भी उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक लॉ की कंडीशन फुलफिल होनी है, दूसरी नहीं होनी। लेकिन हमें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, हमें जब लॉ में किसी स्पेशल चीज़ें लिख दी हैं, हाँ, गिफ्ट का भी अब गिफ्ट के लिए भी अब लिमिटेशंस हो गई हैं, जो आपके जो ब्लड रिलेशन वाले या सडेंडेंट या डिसेंडेंट हैं उसी में आप गिफ्ट दे सकते हैं, उसके अलावा देंगे तो गिफ्ट नहीं होगा। दूसरा
अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसमें ये है कि गिफ्ट अगर आप दे देते हैं और वो गिफ्ट वाला जो डोनी है अगर विद इन 2 ईयर बेचता है उसको, तो उसको भी जो कास्ट डोनर की थी वही उसकी कास्ट समझी जाएगी। वैसे गिफ्ट के लिए अगर आप गिफ्ट देते हैं तो गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट वो कास्ट समझी जाएगी, और जिस दिन आप सेल करेंगे जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस पे सेल हुआ डिफरेंशियल आपका गेन होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन विद इन 4 ईयर है 3 ईयर है जो भी है। तो लेकिन अगर पहले ये था कि आप लोग ये करते थे कि जैसे शेयर है आपके पास 1 करोड़ रुपए के, तो वो आज आप शेयर अपने बेटे को गिफ्ट कर देते हैं, तो कल आप बेच देते हैं, बेटा बेच देता है, तो गेन टैक्स 0, क्योंकि आज आपको मिला है फेयर वैल्यू जो आज है वो आपकी कास्ट हुई उतने में बिका होगा, तो आपने वो इतने करोड़ों के शेयर बचा लिए। तो इसलिए इस साल इसको कैप्चर करने के लिए अभी ये जो अवॉइडेंस स्कीम थी इसको करने के लिए उनके 2 साल तक बेचेगा तो जो उसकी कास्ट थी वही उसी की समझी जाएगी, ठीक है ना। अगर मेरी कास्ट 2 लाख का मैं शेयर खरीदे हुए, अब वो बेटा वो तो समझ रहा है फेयर मार्केट वैल्यू आज 2 करोड़ की प्राइस की वैल्यू, वो 2 लाख उसकी समझी जाएगी और डिफरेंशियल गेन आएगा और टैक्स हो जाएगा। ये जो 39 का LA है इसके तहत जो वालिद या बाकियों का गिफ्ट हम निकाल नहीं दिया कि इसकी चार्जेबिलिटी से, ये अभी डिस्प्यूटेड है, ये अभी डिस्प्यूटेड है इसलिए क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन जब ये आया था उसी वक्त मैंने कहा था कि इसमें जो क्रॉस चेक है वो पेरेंट पे अप्लीकेबल, इन पे ब्लड रिलेशन वालों पे अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कहा हुआ है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 एनी अमाउंट और फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव एज डिफाइंड। मतलब इसमें से सब्जेक्ट टू भी है और उसके बाद एक्सेप्ट है। जब एक्सेप्शन दी है तो वैसे तो ये जो गिफ्ट है पेरेंशियल वाले इस पर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट टू भी कह दिया, दोनों को मिला के पढ़े तो अप्लीकेबल भी है। सब्जेक्ट टू से मुराद ये सबसर्विएंट उसका हो गया, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट टू 3 का, जब सब्जेक्ट टू 2 कोटेशंस होती हैं, एक सब्जेक्ट टू होता है और दूसरा नॉट विद स्टैंडिंग होती है। नॉट विद स्टैंडिंग से मुराद ये ओवर हेडिंग होता है, ये सब पे भारी होता है, बाकी सारे सब सर्विएंट होते हैं। जब सब्जेक्ट टू होता है तो जिसका सब्जेक्ट टू है वो हैवी है, तो और ये वाला उसका सब सर्विएंट है, वो लीडिंग है, ये सब सर्विएंट है। पहले इसको सब सर्विएंट उसके बनाया कि वो हावी है कि वो करना ही करना है काम, पहले सब्जेक्ट टू बना के फिर इसमें से निकाला है, फिर इसमें से उसको एक्सेप्शन दे दी कि उस पर ये अप्लीकेबल नहीं है, अब वो अप्लीकेबल हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है एज ए बजाय इसमें हम, क्योंकि एक तो ये है कि उसमें नहीं लगता, क्योंकि दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है इन कंसोनेंस विद द इस्लामिक लॉ है, या इंजेक्शन ऑफ इस्लाम के मुताबिक है कि इस्लाम में एक कंडीशनें नहीं लग सकती, तो वो जो पहले जजमेंट है उसके मुताबिक है कि ये लगती नहीं। लेकिन क्योंकि कन्फ्यूजन है उस सिचुएशन में जहाँ कैश आपने करना है वो कैश पे ही अप्लीकेबल है ना, तो वहाँ आप क्रॉस चेक कर लें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ताकि आप अगर वो अदरवाइज वो ऑडिशन वैसे ही कर देते हैं, कुछ ना भी हो तो कर देते हैं, तो लिटिगेशन से आप बच सकते हैं अगर क्रॉस चेक से आप कर लेंगे। अगर कर ही दें, अगर नहीं भी किया हुआ मजबूरी है तो फिर आप ये प्ली ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एज एडवाइजेबल नहीं है कि मैं ये कहूँ जी आप वो करें ही ना, ठीक है। वो अगर जब कोई आपका इशू आ जाए तो फिर एक अदरवाइज भी अपने इंटरप्रिटेशन का मैटर ये होता है, जहाँ 2 ओपिनियंस हों या इंटरप्रिटेशन किसी एम्बिगुइटी हो या उसमें 2 ओपिनियन हो या 2 इंटरप्रिटेशंस हो तो फेवरेबल टू द टैक्स पेयर होती है। तो इसलिए उस सिचुएशन में भी जब हम 2 ओपिनियन देंगे कि इस पर अप्लीकेबल नहीं है वो वाला, क्योंकि इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, तो उस सिचुएशन में टू द फेवरेबल जो है वो टैक्स पेयर वो अडॉप्ट की जाएगी। तो इसलिए एज ए रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये समझें कि अप्लीकेबल ही नहीं है, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर थ्रू, जहाँ कैश का गिफ्ट करें थ्रू क्रॉस चेक करें, जहाँ कहीं हो चुका हुआ है नहीं किया हुआ तो वहाँ फिर इस प्ली को हम बोर्ड से क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। हाँ बोर्ड को लिखा जा सकता है। बोर्ड ने तो पहले यही कहा था कि है भाई जी, बोर्ड ने कहा उनके क्रॉस चेक है, यहाँ कहाँ एक्सक्लूजन है, उन्होंने कहा पहले इधर लिखा, बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, पहले गिफ्ट इनकम नहीं थी, उन्होंने कहा किसी ने कहा जी क्रॉस चेक आप कर रहे हैं वो तो इस अदर सोर्स में ही नहीं है, पहले अदर सोर्स के हेड लिखे हुए हैं ना,
तो अदर सोर्स के जो 1 2 ABCD लिखा हुआ है, उसने कहा जी आप तो क्रॉस चेक की बात कर रहे हैं, तो ये तो इनकम ही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी 39 में 1 2 3 लिखे हैं, तो ये तो उसमें लिखे पहले। तो उन्होंने इसलिए इसको डाला है कि गिफ्ट जो है वो पहले, क्योंकि बेसिकली टैक्सेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम ही मैंने बताई थी। इसमें रेवेन्यू रिसीट टैक्सेशन, जो कैपिटल रिसीट है वो टैक्सेशन नहीं है अनलेस वो स्पेसिफाइड हो। इन 5 हेडों में कहीं कैपिटल रिसीट स्पेसिफाइड है कि ये टैक्सेबल है, फिर टैक्सेबल। अदरवाइज कैपिटल रिसीट जो स्पेसिफाइड नहीं है वो टैक्सेबल नहीं है। तो गिफ्ट कैपिटल रिसीट है, वो कई रोज़ रेगुलर नहीं आती, कभी कभार आती है। जो कभी कभार आए वो कैपिटल नेचर की हो, या जिससे सोर्स ख़त्म होता हो, या अनयूजुअल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, इस तरह की रिसीट्स हों, वो कैपिटल नेचर की हैं। या आप सोर्स ख़त्म करके वो आए, तो ऐसी रिसीट कैपिटल है, वो टैक्सेबल नहीं है अनलेस कहीं स्पेसिफाइड। जैसे कैपिटल गेन है, स्पेसिफाइड है, कुछ चीज़ें इधर स्पेसिफाइड है। जैसे गिफ्ट स्पेसिफाई कर दिया तो आप स्पेसिफाई किया था, टैक्स हो गया। अब आगे मोड है कि लेना देना कैसे, वो अलग है। पहले ये है कि गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल है, अदर देन वहीं से निकाल दिया। अगर दूसरी इंटरप्रिटेशन हम करें कि टैक्सेबल है गिफ्ट अदर देन फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट वाला या जो रिलेटिव वाला है वो टैक्सेबल ही नहीं, इससे ही निकल गया। जो टैक्सेबल है उस पर क्रॉस चेक लगना है, वो आगे मोड ऑफ पेमेंट है। यहाँ उसने कह दिया कि यहाँ वो टैक्सेबल ही नहीं है, तो जो टैक्सेबल है उसने फिर क्रॉस चेक जाना। तो हम फिर अब सेफ साइड ही क्रॉस चेक करते, हाँ जी, क्रॉस चेक करते रहें तो उससे बच जाए। बोर्ड से दोबारा क्लैरिफिकेशन ले लें, बोर्ड लेजिस्लेटर की, उसकी बोर्ड की क्लैरिफिकेशन का भी इतना एज ए इंटरप्रटेशन ऑफ लॉ जो है वो कोर्ट का काम होता है। वो क्लैरिफिकेशन दे भी दे, उन पे बाइंडिंग तो होती है लोअर अथॉरिटी, लेकिन एडजुडिकेशन अथॉरिटी पे बाइंडिंग नहीं होती। तो वो अगर लिख देंगे ये ज़रूरी लें, तो फिर वो आप वाली वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। वो कहें इसे लेना ही है, क्लैरिफाई ले लो भाई, फिर जो आप एम्बिगुइटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने तो वही देनी है। हाँ, अगर आपने उनकी क्लैरिफिकेशन देखनी है, आपने ऑलरेडी आई हुई, तो जो जिस साल में ये अमेंडमेंट आई थी ना, उस साल का एक्सप्लेनेशन वाला जो सर्कुलर आया ना, उसमें पढ़ लें। ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा होगा क्रॉस चेक। सर ये क्रॉस चेक करेंगे, बाकी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हाँ, इनके अलावा गिफ्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हाँ, सर कई जगहों पे जैसे गिफ्ट तो है ही नहीं, गिफ्ट वाला टैक्सेबल ही है ना। इनके अलावा जितना होगा वैसे ही टैक्सेबल है। क्रॉस चेक हो भी तो तभी भी वो कहेंगे टैक्सेबल है। ये सर जो रिलेटिव हैं उनके बाप बेटा, तो हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अदर देन दिस है वो क्रॉस चेक होना चाहिए, इस पे क्रॉस चेक भी एप्लीकेबल है। उनकी इंटरप्रिटेशन है कि इनका क्रॉस चेक सब कबूल है, हाँ, बाकी है ही बाकी टैक्सेबल, बाकी है ही सारे टैक्सेबल। क्रॉस चेक हो तभी भी टैक्सेबल है। सर उनको ड्राफ्टर ही अच्छा दे दे। हाँ, वो ले लें ये जो रिलेटिव है, जी। ये जो रिलेटिव है, इनमें अगर बाप बेटा या मियां बीवी उनके जॉइंट अकाउंट है, तो फिर वो अकाउंट खोल ही लें। क्रॉस चेक वो जाइंट, ये पहले सिचुएशन आती रही है। बेहतर ये है कि अकाउंट खोल लें, सही, वो फिर अपना अपना खोल के फिर ट्रांसफ़र कर लें ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बजाय कि आप करोड़ों का गिफ्ट दे लें बाद में फंसे। ठीक है ना, और जॉइंट अकाउंट की आप प्ली लेते रहें। अपने अकाउंट खोलें, उसी अकाउंट में से आधे उधर ट्रांसफ़र कर लें, उधर एक ट्रांसफ़र कर लें, फिर उधर से गिफ्ट करके फिर जॉइंट में डाल लें। ठीक है, या जो प्रॉपर्टी ले ली वहाँ से ले लें। बेसिकली जब आप प्लान कर रहे हो तो लॉ के मुताबिक क्लैरिटी से करें। हाँ, फंस गए हैं, गलत हो गया। बस गए तो फिर इंटरप्रिटेशन पे या उस पे जाए। मैं पहले कहता हूँ लगता नहीं, आप कहें आपने कह दिया था, तो पहले वो कर लें, एक प्रिकॉशनरी मेजर ले लें, जो कि आपका एक एम्बिगुइटी या उसमें चीज़ है तो उसके मुताबिक आप और सवाल कौन से इसमें जो वालिद साहब अक्सर नॉर्मली हमने देखा है केसेस में, वालिद साहब गिफ्ट तो दे देते हैं, सही क्रॉस चेक नहीं देते हैं, लेकिन वालिद साहब खुद फाइलर नहीं होते हैं। ये फाइलर नहीं एंटी वो एंटीएन होल्डर हो, हैं? एंटीएन होल्डर ही नहीं होते। बस इस हमारे जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं उनके पास अब तो सर वो शनाख्ती का सर नंबर ही उसमें नॉन एंटीएन होल्डर के लिए है कि उसने क्रॉस चेक ही देना है। एंटीएन होल्डर कोई भी बैंकिंग मोड पे अब अभी पढ़ लेते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर और गिफ्ट
by a person in a tax year from any other person not being a banking company, financial institution other than cross check drawn on a bank through banking channel from a person holding national tax number। अब इसके दरमियान और है, पहला है कि drawn on a bank और through banking channel from a person holding NTN shall be treated as a income chargeable tax under the head income from other source for the tax year in which it was received। तो इसमें क्या लिखा है आपने, drawn bank through banking channel from a person holding NTN। नंबर जो है हम इसको कह सकते हैं ये एनटीएन नंबर है। ये एनटीएन तो अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ना बेटा। सर इसमें जो उसकी है ना वही है, अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो आप अपने वेल्थ प्रूव कैसे करेंगे? आपके पास मैं 1 करोड़ रुपए अपने बेटे को देता हूँ, क्या मेरे पास है वो करोड़? एनटीएन होगा ना, तो फिर मैं दे रहा हूँ तो वो मुझसे अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि अपनी वेल्थ स्टेटमेंट शुरू करो। लेकिन जिसको दे रहा है अगर उसके पास एनटीएन ना हो, भारत के पास, उसकी नहीं बात कर रहा, वो देने वाली कि अगर मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल थी तो मैंने टैक्स नहीं दिया हुआ, एनटीएन नहीं लिया हुआ। सर अगर एनटीएन नहीं है तो क्रॉस चेक के साथ भी वैलिड है? नहीं सर, एनटीएन है तो आप क्रॉस चेक के अलावा दीगर मोड, हाँ मोड दे सकते हैं, ये ऐसे ये इंटरप्रेट। लेकिन बगैर एनटीएन के क्रॉस चेक पहले है। जी क्रॉस चेक इंडिपेंडेंट है एक, और वो अलहदा है, अदरवाइज आपका जो थ्रू एनटीएन होल्डर है तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल, और वो कोई भी मोड अडॉप्ट कर सकते हैं। समझे, क्रॉस चेक तो एक जनरल है कि जो क्रॉस चेक देगा एनटीएन नहीं भी एनटीएन होल्डर है तो उसका गिफ्ट सही है, ठीक है। अब एक बंदा एनटीएन होल्डर है, उसने क्रॉस चेक नहीं भी दिया, उसने और मोड भी अडॉप्ट कर दिया है कोई जो बैंकिंग चैनल जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो भी वैलिड गिफ्ट होगा। ये समझ, ये इंटरप्रिटेशन इसमें वर्ड और यूज हुआ है, मैं पहले भी कहा। सर ये भी अगर आपके पास सोर्स मौजूद है, अगर देने वाला फाइलर है, नहीं वो और बैलेंस स्टेटमेंट में शो करता है एसेट इन नेम ऑफ स्पाउस या उसमें वो, हाँ वो भी है, वो हेल्ड इन द नेम ऑफ, वो आप क्रॉस चेक का जरूरी नहीं होता। आप गिफ्ट में फिर ये है कि दोनों की वेल्थ जा रही हो, ए की भी जा रही हो बी की भी जा रही हो, तो फिर गिफ्ट पकड़ा जाएगा। आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे एसेट, उधर वो जाएगा, या कैश यहाँ से आप निकालेंगे वहाँ जाएगा। अगर आपका वो डिपेंडेंट है तो फिर वो गिफ्ट दिया भी है तो आप ऊपर करेंगे हेल्ड इन द नेम ऑफ सन, ठीक है ना, हेल्ड इन द नेम ऑफ वाई, अपनी ही वेल्थ में, उसकी वेल्थ में शो ही नहीं करेंगे। फिर उस सिचुएशन में आपका जो है गिफ्ट वाला मसला ही नहीं होगा, वो आपने खुद ख़रीदा है बट लेकिन अपने उनके नाम आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसमें बेनामी ट्रांजैक्शन जो है उसमें अब 2017 से आ गया ये सुन लें, उसमें इसकी एक्सेप्शन है प्रोवाइडेड कि आपके पास वाइट मनी हो, ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्शन है, इस पे बेनामी लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास वाइट मनी, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके पास वैलिड सोर्स हैं तो फिर ठीक है, वैलिड सोर्स नहीं है तो फिर बेनामी भी हिट कर जाएगा। चलो जी, वैसे बेनामी अप्लीकेबल नहीं है इस पे नहीं है, या जहाँ कहीं एजेंसी रिलेशनशिप है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप है। फिड्यूसरी रिलेशन होता है ट्रस्ट रिलेशनशिप, जिस पे आपका ट्रस्टी हैं आप, या डायरेक्टर हैं, एम्प्लाई हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो वहाँ वो फिर अप्लीकेबल नहीं, वो एक्सेप्शन है। तो क्लियर, तो इसमें ये क्लियर हो गया कि क्रॉस चेक अगर आप कर लेंगे, एनटीएन होल्डर हो ना हो, एनटीएन होल्डर है तो फिर क्रॉस चेक के अलावा अदर बैंकिंग रिकॉग्नाइज चैनल से भी कर दें तो जस्टिफाई हो सकता है। इसमें एक सिनेरियो और देखने को मिल रहा है, पेंशन होल्डर्स हैं, पेंशन रिसीव करते हैं, अब वो पेंशन इन कैश करवाई जाती है, करवाने के बाद अपने बेटे को दे दी जाती है कि यार आपको एसेट बाय कर, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए ये क्रॉस चेक दें, बात ये है कि उनके पास सिर्फ पेंशन का ही अकाउंट है, मदर के पास उन्होंने अकाउंट खोल लेना बेटा, पहले बताया है कि लॉ ने लिखा है कि क्रॉस चेक होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस चेक करें, या आप एनटीएन होल्डर हैं तो अगर बैंकिंग चैनल भी अडॉप्ट कर सकते हैं आप, क्लियर। ये तो है कि नहीं तो अदरवाइज दैट विल बी ट्रीटेड डीमिंग प्रोविजन, पहले भी हमने इंटरप्रेट किया था कि लेजिस्लेटर जिस चाहे किसी वर्ड को कैसे भी डिफाइन कर सकता है, किसी चीज़ को जो एक्चुअल फैक्ट नहीं है उसको ट्रीट कर सकता है कि ये काम हुआ है,
ठीक है, या कोई नॉन हैपनिंग को हैपन कर सकता है नॉन, तो उसके पास सारी उसकी पावर्स हैं। तो जब लेजिस्लेटर ने लिख दिया कि कोई चीज़ गिफ्ट जो है इवन दो इनकम ना हो, वाइट सोर्स हो, सब कुछ हो, लेकिन उसे कह दिया अगर भाई अदर क्रॉस चेक आप करेंगे तो ये डीम्ड इनकम समझी जाएगी तो टैक्स होगा, या एंटीएन होल्डर है तो अदर बैंकिंग चैनल भी मैं मान लूँगा। अब आप इसके अलावा कोई करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है ना, पेंशन है या कोई और चीज़ है या पैसे निकले कहीं और है या सक्सेशन में आए या वाइट मनी इनकम अर्न की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सप्लेनेबल नॉन एक्सप्लेनेशन जो है वो अलहदा सेक्शन 111 है, ठीक है ना, उसको इसके साथ मिक्स ना करें। वहाँ कोई भी आइटम आप अनएक्सप्लेन्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो वैसे नेचर सोर्स नहीं बताते, वो वैसे ऐड हो जाएगा, वो भी डीमिंग प्रोविजन अलग है। ये डीमिंग प्रोविजन लोन एडवांसेस शेयर डिपॉजिट मनी का है, उसमें ट्रेडिंग एडवांसेस नहीं है। जो आप ट्रेड में एडवांस देते हैं अंगेज द सेल परचेज, वो वाले इसमें नहीं है, वो स्पेसिफिकली इसमें एक्सक्लूड है। बाकी लोन है, एडवांसेस है, शेयर डिपॉजिट बनी है, वो अदरवाइज देन क्रॉस चेक लेंगे या एंटीएन होल्डर से अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल से लेंगे, तो वो फिर आपका ट्रीट हो जाएगा एज इनकम ट्रीट होगा, तो वो टैक्सेशन होगी। तो वो पहले वाली जो आपने इंटरप्रिटेशन की थी कि जहाँ पेरेंटल रिलेशनशिप है वहाँ उसमें इम्बुकुटी है, उसमें फ़ायदा लिया जा सकता है। उसमें ये है कि ये सब्जेक्ट टू कहा हुआ है और एक्सक्लूड किया हुआ है उसको चार्जेबिलिटी में से, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पेरेंट वाले गिफ्ट है, रिलेटिव वाले गिफ्ट है, वो इसमें से एक्सक्लूडेड है और चार्जेबिलिटी से भी एक्सक्लूडेड है। जब कोई चीज़ एक्सक्लूडेड होती है या एग्जेम्प्ट होती है, वो चार्जिंग से ही एक्सक्लूडेड होती है। अगर हम स्टार्ट में पढ़े 39 का स्टार्ट, जितने भी चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग या हेड ऑफ इनकम वाले सेक्शन है, जैसे सैलरी है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या कैपिटल गेन है या अदर सोर्स है, इसमें सबसे पहले लिखा होगा द इनकम एवरी काइंड शैल बी चार्ज एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट। वहीं से एग्जेम्पशन जो है वहीं से निकाल दी जाती है कि एग्जेम्प्ट ने उसका पार्ट। इसमें भी अगर देखें तो लिखा होगा इनकम ऑफ एवरी काइंड received by person in a tax year if it not included any other head other than exempt income। यहाँ भी हर हेड में लिखा होगा अदर देन एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन मीन वो इस हेड में नहीं फाल करती तो चार्जेबल भी नहीं। तो इसलिए हम इसको दोनों को मिला के पढ़ के इसका आखिरी पढ़ लें कि रिसीव्ड फ्राम अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्राम रिलेटिव अदर देन, ये भी एक्सक्लूड हो गया। हमने इस प्रपोजिशन को इस पे हमने इस प्रपोजिशन को दोनों को सामने रखते हुए ये कहा था कि क्योंकि ये भी अदर देन गिफ्ट है, ये भी चार्जेबिलिटी में से आखिरी जो हेड ऑफ इनकम है वहाँ लिखा ना एवरी काइंड ऑफ लिस्टेड बिलो, अब लिस्टेड बिलो वाले में से एक चीज़ एक्सक्लूड कर दी तो इस हेड में ही नहीं आती, तो इसलिए इसमें क्रॉस चेक या अगली चीज़ें अप्लीकेबल नहीं। तो लेकिन वो क्योंकि ऊपर सब्जेक्ट टू उसने लिख दिया तो इसलिए इसको उसका सबसर्विएंट यूनिट बना दिया, तो इसलिए उसकी अप्लीकेबल भी टू सम एक्सटेंट आ गई, लेकिन लेटर ऑन उसने उसको एक्सक्लूड भी कर दी। तो सेक्शन 39(3) को अब मैंने पढ़े जैसे सेक्शन 73 पढ़ते हैं सेल टैक्स। ट्रांजैक्शन जेन्युइन भी है, क्रॉस चेक नहीं है तो इनवैलिड है। बस ऐसे ही है, सब कुछ है, सारा कुछ है, लेकिन वो क्रॉस चेक नहीं है या एंटीएन होल्डर ने थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं किया तो वो फिर इनकम ही है कुछ। अगर सोर्स अवेलेबल था तो सिर्फ डोनी को हिट लगेगी, सोर्स अवेलेबल नहीं था तो दोनों डोनी को अलग हिट लगेगी। हाँ, दोनों 111 में दोनों लग जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर जी। सर इसी पर सर जो कि पेंशन होल्डर है और उसकी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो किसी भी और सिटी में है, वो रेजिडेंट लाहौर का है, अगर वो हम उसकी जो है पेंशन के साथ वो भी हमने उसकी इनकम शो कर दी और एग्रीकल्चर जो है वो भी इनकम हम शो कर दी, जी जी, वो जो हम एग्रीकल्चर उसकी इनकम शो करते हैं उसके अगेंस्ट वो कह रहा है कि 2000 इसमें पे करना है एज अ टैक्स प्रोविजन, तो वो सर कौन सा इदारा हमें देगा, उसका पीएसआईडी बनाएगा, यानी कि और हमें कहाँ सही। एग्रीकल्चर टैक्स ऑर्डिनेंस पंजाब का, पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स है,
ये एग्रीकल्चर डोमेन जो है ना प्रोविंस का है, हर प्रोविंस का अपना अपना एक्ट है, उसके तहत वो टैक्सेशन लगती है। और उसमें जो हायरार्की है, जैसे हमारा FBR है, वहाँ वो पटवारी, तहसीलदार और वो जो होते हैं वो रेवेन्यू अफसर उनको कहते हैं, तो उसकी असेसमेंट की पावर उनके पास है, वो असेस करते हैं। अब ये है कि जुरिडिक्शन किसकी है, दूसरा क्वेश्चन जो आपने रेज किया है कि वहाँ एग्रीकल्चर की आपने कहाँ देना है, उस रेलिवेंट रिटर्न कहाँ फाइल करनी है या किसकी जुरिडिक्शन है, वहाँ तो अभी ऑनलाइन नहीं है, लेकिन वहाँ आपने मैनुअल देनी है कि नहीं लेनी। वहाँ दो सिस्टम भी है, एक सिस्टम लैंड बेस्ड टैक्सेशन है, एक इनकम बेस्ड टैक्सेशन है। तो इनकम बेस्ड वाला जो हायर होगा वो अप्लीकेबल होगा, वहाँ भी रेट इसी तरह स्पेसिफाइड है। अब जुरिडिक्शन जहाँ सपोज आपकी लैंड, एक लैंड लाहौर में है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में फाइल करती है, एक आपकी पत्तों की फाइल करती है, एक आपकी फैसलाबाद करती है, तो फिर जुरिडिक्शन किसकी है? फिर जहाँ आपकी एक तो ऑप्शन है, एक दूसरी जहाँ ज़्यादा ज़मीन है उसकी ऑप्शन है। और तीसरा ये है कि जो आपने रिटर्न फाइल की है वो उसी को ट्रीट कर लेते हैं कि यही आपकी डीम इनकम और रिटर्न है और इसके मुताबिक टैक्सेशन करते हैं। तो आपने खुद जैसे इधर रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ आपकी जुरिडिक्शन जहाँ ज़्यादा ज़मीन है आपकी, जिस टेरिटरी में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का जो रेवेन्यू अफसर है आपको वहाँ रिटर्न वो एग्रीकल्चर देनी चाहिए और वहाँ वो टैक्स देना चाहिए, और उसके मुताबिक जो टैक्स और इनकम है वही इधर डिक्लेयर करनी चाहिए। अब अगर सपोज आपने वहाँ डिक्लेयर और वहाँ लैंड बेस्ड पे टैक्स दे दिया 2000 और यहाँ आपकी एग्रीकल्चर इनकम आपने डिक्लेयर कर दी ज़्यादा, उस पर टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स ज़्यादा बनता है, तो 2000 तक की जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी पे 111 का आपको नोटिस आ जाएगा और आप डीम्ड करके यहाँ ऐड कर लेंगे। क्लियर है? कोई और सवाल आज का? 6 बजने वाले हैं। अच्छा, ये बेटे 32 से भी चलान जमा होगा प्रोविंस को। हाँ, वो प्रोविंस वाला, प्रोविंस सारे नेशनल बैंक ले लेते हैं। ठीक है, वो सारे ले ले, क्योंकि हर प्रोविंशियल के अपने हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। ये फेडरल हेड है, प्रोविंस के अपने होंगे। जैसे PRA के टैक्स है, वो PRA वो अपने लेता है, या अभी वर्कर वेलफेयर फंड है वो PRA लेगा तो अपना है, फेडरल होगा तो अपना है। वो हमारा जैसे प्रोविंशियल आपने कभी फॉर्म रजिस्टर कराई होगी, पार्टनरशिप होगी, वो 32A का चलान होता है, तो वो आप उसके मुताबिक जो अथॉरिटी रेलिवेंट है उसका जो प्रोसीजर है डिपॉजिट कराने का उसके मुताबिक करेंगे। और उसमें वो भी उसी तरह ही पीरियड भी लिखेंगे, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स भी लिखेंगे, पेनल्टी है क्या चीज़ है, अपील है क्या चीज़ है, वो भी उसी तरह लिखेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जैज़ कैश अकाउंट और इजी पैसा अकाउंट है, जैज़ कैश अकाउंट और इजी पैसा अकाउंट ये डिक्लेयर करने चाहिए कि नहीं? क्योंकि वाह। इनमें भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें पैसे ये आ रहे होते बैंकिंग हैं 2 लाख बैंक चैनल तो नहीं होते। देखिए जहाँ कहीं भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं Yes, sir. वो किसी नेचर में भी हुए हों, Yes, sir. इवन आप एक आपस में लेन देन करते हैं, लोन देते हैं, लेते हैं, आपने सपोज इनको 10,000 दिया और उसमें से 5,000 वापस ले लिया और 30 जून को 5,000 अभी लेना है, तो 5,000 आप देंगे कि इनको लोन दिया हुआ है, और वहाँ आप डिपॉजिट में या एडवांसेस में या लोन में शो करेंगे, ये अपनी लाइबिलिटी में शो करेगा कि मैंने 5,000 देना है। इसी तरह पैसा अकाउंट जो दूसरे हैं वहाँ कोई एट द ईयर एंड बैलेंस पड़ा हुआ है। एक तो ट्रांजैक्शन है कि उससे आपने ट्रांजैक्शन क्या किए, ट्रांजैक्शन जैसे कैश ही तो नहीं ट्रांसफ़र किया, कुछ लिया खरीदा होगा, जो लिया दिया होगा, वो चीज़ क्या ली है, गुड्स ली है, एसेट ली है, क्या चीज़ ली है, तो एक्सपेंस किया है या खाना खाया है तो वो आपके जो एक्सपेंस है फूड वाले, क्लॉथ वाले, वो ठीक है। जैसे वीज़ा कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड में आपने अपनी फ़ीस दे दी, सपोज आपने किताब खरीद ली, कोई आपने खाना खा लिया, होटल का बिल दे दिया, तो आप जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, अगर आपने वो बिजनेस के एक्सपेंडिचर को इनकर किए हैं तो उसको बिजनेस में आप बुक कर देंगे। अगर आपने उससे पर्सनल किए हैं तो पर्सनल एक्सपेंस वाला जो वेल्थ में उसमें बुक कर देंगे। वो सर्विसेज देते हैं, आउट ऑफ प्रोविंस दे देते हैं और वहाँ से हमें सर्विसेज का अगेंस्ट पेमेंट आती है, तो इसको फिर हम बिजनेस अकाउंट कौन से जो सर्विसेज हैं, देखें यहाँ आप हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स, ये है फेडरेशन सब्जेक्ट। ये सर्विसेज दुनिया में रेजिडेंट है तो सारी दुनिया की सर्विसेज इधर आएंगी। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आउट ऑफ प्रोविंस, ठीक है, जैज़ कैश में या इजी पैसा में पेमेंट आ रही है, ठीक है, तो वो मैं एज ए बिजनेस अकाउंट डिक्लेयर करूँगा, उसमें मैं अपने पर्सनल भी यूज़ करता हूँ और ये ट्रांजैक्शन भी होती हैं, तो कैसे ट्रीट करें? बिल्कुल करेंगे सर। देखें आपकी जब बैलेंस शीट बनती है ना, उसमें एक हेड होता है कैश
एक होता है बैंक के साथ होता है कैश इक्वलेंट होते हैं भी कैश के बराबर जो इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू कैश हो सकते हैं ना, वो सारे शो करने होते हैं। वहाँ फिक्स अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है, सेविंग अकाउंट भी होता है, पैसा अकाउंट भी होगा, जो भी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट जो है आज ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू, वो भी होती है। तो 30 जून को जहाँ कहीं भी आपका कोई बैलेंस पड़ा हुआ है वो आप वहाँ डिस्क्लोज करेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इधर डिक्लेयर भी कर देंगे, अगर बिजनेस में नहीं करते तो फिर वेल्थ में शो कर देंगे, ठीक है। जहाँ वो बैंक वाले नहीं कॉलम होते तो वहाँ बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना, वो प्राइस बॉन्ड है, दूसरी चीज़ें, वो नेचर ऑफ अकाउंट कोई भी हो सकता है ना, सेविंग है, करंट है, फिक्स है, पैसा है, कोई वो तो एक क्लासिफिकेशन है ना अकाउंट की, तो किसी नेचर के भी हो सकते हैं। तो उसी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन और नेचर ऑफ अकाउंट आप दे सकते हैं। और जो उसमें पैसे होंगे, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस पड़ा होगा, फिर बैंक में नहीं पड़ा तो उसमें पड़ा हुआ है, तो अगर आप बैंक से ट्रांसफ़र किया हुआ है उस अकाउंट में तो उसमें क्लोजिंग पड़ा हुआ है ना, अगर आप शो नहीं करेंगे तो वो कंसीलमेंट हो जाएगी। सपोज उसमें 2 लाख पड़ा हुआ है तो बैंक इस बैंक से उस वहाँ चला गया हुआ है, तो 30 जून को स्पेंड नहीं हुआ तो उसको शो नहीं करेंगे तो कंसीलमेंट हो जाएगी। तो इसलिए उसको भी आप शो करेंगे कि इतना इसमें, जैसे डॉलर आपके पास पड़े होते हैं, एक कैश होता है, डॉलर आप अलग लिखते हैं और डॉलर लिखते हैं कि इतने डॉलर है, इस रेट पे कन्वर्ट हुए, इतनी अमाउंट हुई। जितनी भी फॉरेन करेंसी है कोई भी फॉर्म में हो तो सारे कैश में आएंगे। इस तरह बैंक किसी भी फॉर्म में हो तो वो सारे आप उसमें देंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। बाकी अगला स्टेप जो है नेक्स्ट आएंगे। वो अलग ठीक है, उनका अपना, उन्होंने हमारे लॉ खुद अडेप्ट किए हुए, उनकी चीज़ें नहीं। आप यहाँ के रेजिडेंट हैं नहीं, वो अगर वहाँ है तो वहाँ यही वाला इनकम टैक्स उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। उनकी वो इंडिपेंडेंट एक स्टेट है, जैसे हम पाकिस्तान हैं, तो वो उन्होंने हमारा लॉ ही अडॉप्ट किया। जैसे हम किसी मुल्क का, इंडिया का या अंग्रेज़ों का कानून ही ये चल रहा है ना, हमने अडॉप्ट करके मेंट करके ये चलाया हुआ है। अब हमारी टेरिटरी ये इसके मुताबिक चलता है। अब उनका अपना लॉ है, वहाँ अपनी रिटर्न फाइल होती है, वहाँ का अपना प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें वो फॉलो कर लेते हैं। मैं गुजारिश करूँ, वो रेजिडेंट ना रेजिडेंट यहाँ का, वो नॉन रेजिडेंट वाला जैसे कहा वहाँ वो वर्ल्ड इनकम देगा, पाकिस्तानी भी देगा, ठीक है, यहाँ वाला नॉन रेजिडेंट वाला। देखिए गुजारिश ये है कि आप उसके ट्रांजैक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। जो तो उसने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बिज़नेस किया है उसकी सारी चीज़ें, फिगर सारी आप उनके रिटर्न में देंगे। जो बिज़नेस आपने पाकिस्तान टेरिटरी में किया है उसकी रिटर्न और चीज़ें आप इधर करेंगे। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो लोग जो दोस्त जो पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं, वहाँ रह के भी अपना NTN बनवाना चाहे बन जाता है। उनको RTO या पिंडी या इस्लामाबाद में से एक ही इसका एक बोर्ड सर्कुलर आया था कि वो उनको वो एलोकेट होगा और उसके अकॉर्डिंगली भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, पिंडी का जो ना, ठीक है ना। तो सेल्स टैक्स की हद तक उनका वो अलहदा से एक है, टैरिफ नॉन टैरिफ एरियाज़ का पाटा फाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर का। इनकम टैक्स के लिए उनका लॉ अडॉप्टेड है पाकिस्तान का, रिटर्न उनकी इंडिपेंडेंट है। सिस्टम जिस तरह प्राल ही उसको रन कर रहा है, उसकी ऑनलाइन रिटर्न अवेलेबल है, उसकी हद तक आप वहाँ पे कर लें। लेकिन जो पाकिस्तान में अगर आपने अपने को एज ए NTN होल्डर रजिस्टर्ड करवाया, या तो आप ना करवाएँ या तो आप ना करवाएं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर और उसके प्रोसीजर के तहत आपका टैक्स कटा हुआ है, आप कहते हैं जी मैं वहाँ बैठे ही सिर्फ ये सारे बिजनेसेस कर रहा हूँ, फिर तो आप वहाँ पे उसकी रिटर्न फाइल कर दे तो वो इनफ है फाइलर होने के लिए, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी अदा करने के लिए। NTN शो तब होगा अगर आप FBR के तहत इस सिस्टम के ऊपर उसके ID कार्ड के तहत 181 का फॉर्म फिल करेंगे, फिर शो होगा। पहले चूँकि आपको पता है दोस्त कॉमनली AG से हमारा वो कंसर्न नहीं होता, लेकिन प्रॉल की वेबसाइट पे अगर हेल्पलाइन पे कॉल करके आप उसका कंफर्म कर लें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे। चूँकि मोस्टली दोस्त हम पंजाब में या इधर लाहौर में कर रहे होते हैं, तो उसमें शायद मेरे किसी और के पास AJ का क्लाइंट हो, तो इसलिए एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे उससे। तो आप एक दफ़ा
चले इसके बाद आप ज़रा 2 मिनट बैठ लिए, अगर आप सब कह रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि होता होगा, तो इससे हम उसको नहीं क्या, हाँ ठीक है, अभी हम देख लेते हैं उसको बाद में इंशाल्लाह। इसके साथ जो हमारा 7वां सेशन आज पाकिस्तान टैक्स अकेडमी का, उसको इख्तिताम करते हैं। आज हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन के हवाले से बिज़नेस बैंक अकाउंट प्रोफाइल अपडेट करने के लिए और इनकम टैक्स के मुख्तलिफ हेड्स, रिटर्न्स के मुख्तलिफ काइंड्स, वो हमने सारी देखी। अगला सेशन आप सबके दोस्तों की मशवरे इजाज़त के साथ हम इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन पे ही करेंगे, और इसमें हम जो कमर्शियल इंपोर्टर के रिटर्न है, एक्सपोर्टर की रिटर्न है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिटर्न है, 1531B के तहत रिटर्न हैं, और किसी भी नेचर के कोई दोस्त अपने पास प्रपोजिशन लेके आए, जैसी मर्ज़ी लेके आए कि मेरी एग्रीकल्चर है, सैलरी, जो भी आप प्रपोजिशन लेके आए, हम उसको बाकायदा ऑनलाइन फीडिंग करके दुरुस्त कॉलम में AOP और इंडिविजुअल की भी जो है उसकी सारी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अगला सेशन में ये सारा हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल फाइलिंग पे ही करेंगे, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, अपनी गलतियाँ दूर कर सकें, लॉ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग, और रिटर्न फाइलिंग में जो वो प्रॉपर कॉलम में प्रॉपर फिगर पुट करेंगे, ये आपको बेशुमार नोटिस से बचाएगा। तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। अगले सेशन में इंशाअल्लाह अगली जुमेरात आपको पता है वो मुहर्रम की शायद छुट्टी हो, सेशन नहीं हो पाएगा, उससे नेक्स्ट जुमेरात इंशाअल्लाह मैसेज आप दोस्तों तक पहुँचेगा, हम फिर इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।